हाँ जी, वेलकम एवरीवन टू फ्री पीसीएस कोर्स फॉर पंजाब पीसीएस पीपीएससी। चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट क्लास जो हमारी थी वो हमने खत्म की थी प्रेसिडेंट पे। प्रेसिडेंट को कंटिन्यू करने से पहले एक सेकंड में दो तीन चीजें आपको जल्दी से यहाँ पे बता दूं। मुगेम्बो जी ने लिखा है कि सर फंडामेंटल राइट्स और ईडब्ल्यूएस से डाउट है, थोड़ा क्लियर बता दो। क्या अब फंडामेंटल राइट तो 4 दिन लगा दिया हमने अच्छे से पढ़ने में, तो अब क्या डाउट है वो थोड़ा प्रिसाइसली बताओ, आपका डाउट हल हो जाएगा। लविश गर्ग, सर पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी क्लियर नहीं हुआ। नस्ल की राजनीति नॉर्थ ईस्ट में, मैंने आपको जब बताया था स्टेट्स कैसे बन रही हैं तब बताया था कि नॉर्थ ईस्ट में अगर लोग बोल रहे हैं कि यार हम सबको तुम असमी मत मानो, हम नागा हैं, कोई बोल रहा है हम मणिपुरी हैं, हम अलग लोग हैं, हमारी अलग नस्ल है, उस हिसाब से आप हमें स्टेट दो। एथनिसिटी की जो पॉलिटिक्स है वो बहुत स्ट्रांग है। इंटरनेशनली भी कुर्द हैं जैसे लोग थोड़े टर्की में पाए जाते हैं, थोड़े ईरान में पाए जाते हैं, इस तरह से कुर्द लोग अलग अलग जगह पाए जाते हैं, वो भी अपनी एक दूसरे देश की डिमांड कर रहे हैं। तो एथनिसिटी जो है ना, पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी, आपको मेंस में GS2 में अच्छे से कराएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोल्डी रंधावा जी पूछ रहे हैं राइट टू डाई विद डिग्निटी। इसमें सुनो भाई दो चीजें, मरने का अधिकार, जिस तरह से जीने का अधिकार है मुझे राइट टू लाइफ, उसी में क्या ये भी नहीं छुपा हुआ कि मेरे पास ये भी राइट होना चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ कब एंड करनी है। नॉर्मल सिचुएशन में हम मतलब अगर कोई बंदा सुसाइड कर रहा है तो इट्स अ क्राइम, वो क्या बात बनी उसको हम अलग कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे। मतलब अदरवाइज जो राइट टू डाई है इसके 2 डायमेंशन है। मान लो कोई बंदा ना 15-20 साल से बस कोमा में बेड पे लेटा हुआ है, वेजिटेटिव स्टेट में है वो, उनको ना मतलब कोई बॉडी नहीं हिल रही, कुछ नहीं हो रहा, और अपने रेगुलर जो मतलब बिल्कुल इनवॉलंटरी एक्शंस भी हैं उनके लिए भी उनको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ रही है। तो जैसे ना अरुणा शामबाग केस है कि इंडिया में, इस तरह से काफ़ी केसेस हैं, उससे बात उठी। अब किसी बंदे की डेथ 2 तरीके से हो सकती है। एक तो है पैसिव यूथेनेशिया, इसमें क्या है, अ पर्सन इज लाइंग ऑन अ बेड, बहुत सालों से वो बीमार है, बेड पे लेटे हुए हैं, बॉडी चल नहीं रही उनकी। एक और केस था जैसे अभी रिसेंटली कुछ साल पहले झारखंड का पता नहीं राजस्थान का केस था कि एक लेडी है, एक लड़की है, कॉमर्स ग्रेजुएट थी, उसकी सारी बॉडी ने चलना बंद कर दिया, एंड उसकी मदर की भी एज, और वही 2 लेडीज हैं। तो मोहल्ले वाले उनको राशन दे जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी उनको वॉशरूम वगैरह ले जाते हैं। तो दे वर ऑल्सो सीकिंग सम सॉर्ट ऑफ मतलब कि यार हमें अब इस जिंदगी से खाली करा जाए, खत्म किया जाए। पर नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि ये तभी होगा जब डिसीजन इन्फॉर्म्ड हो। बहुत सारे क्राइटेरिया हैं इसके जिसको हम डिस्कशन में करेंगे सोशल इश्यूज में। एक चीज क्या थी इसके अंदर कि पैसिव में क्या है, आपने किसी बंदे को लाइफ सपोर्ट पे लगा रखा था, आपने उसको मारा नहीं, आपने बस वो लाइफ सपोर्ट हटा दी, अब आप उसको आर्टिफिशियली जिंदा नहीं रख रहे, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड एक्टिव यूथेनेशिया में क्या है कि आपने उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर दिखा दी, ठीक है, मतलब यू आर एक्चुअली किलिंग द पर्सन, ठीक है। एक्टिव यहाँ पे क्या है पैसिव में कि आप बस उसको कोई लाइफ सपोर्ट नहीं दे रहे, यू अंडरस्टैंड। ये तो इस पे भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड देन उसके बाद में AK जी लिख रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ कैन नॉट बी यूज्ड रेट्रोस्पेक्टिवली, बट निर्भया केस में किया, कहाँ किया, एक लड़का जो जुवेनाइल था उसको जुवेनाइल हाउस में भेज दिया, बाकी सबको बच्चन सिंह केस के अंडर जो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर वाला इशू है उसमें उनको सजा मिल गई। उसके बाद में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के लिए वर्मा कमेटी ने थोड़ी डेफिनेशन वाइड की है, पर जो केस है उसके उस समय जो सजा थी बच्चन सिंह आई थिंक उसको रिजॉर्ट किया था, उस हिसाब से किया है। बाकी मैं देख लूंगा, होएगा नहीं, लॉ ऑफ द लैंड तो लॉ ऑफ द लैंड ही रहता है, ठीक है। चलो जी, अब यहां से बाकियों को भी मैं बोलूंगा कि थोड़ा ना क्रिस्प क्लियर आप इस तरह से अपना डाउट लिखो ताकि मैं यहाँ पे उसको डिस्प्ले करके आंसर करा सकूं धीरे धीरे। दूसरी चीज क्या है, अगर किसी ने एक डाउट लिख दिया, मान लो किसी ने लिख दिया पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी, अब लिख दिया ना उस बंदे ने, अब आप नीचे आप सब मत लिखना, ठीक है, एक ही बंदे से सभी को एड्रेस हो जाएगा। चलो जी प्रेसिडेंट शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट ना मैं आपको एग्जैक्टली शुरू करने वाला था वहां से जहां पे मैंने खत्म किया था कल कि लो जी अब शुरू करेंगे हम पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, बट कल तुम लोगों ने प्रेसिडेंट को लपेटे में ले लिया, ये तो रबड़ स्टैंप है ना प्रेसिडेंट। 1 मिनट सुनो भाई ध्यान से, मैं आपको ना बहुत डिटेल में कराऊंगा मेंस में, अभी ध्यान से सुनो। रबड़ स्टैंप ना किसी पियोन से लेके किसी प्रेसिडेंट तक कोई नहीं होता, और रबड़ स्टैंप किसी पियोन से लेके कोई प्रेसिडेंट तक सारे हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके चरित्र के ऊपर। मतलब क्या है, मान लो कोई काम है जो करने योग्य है,
कोई काम है जो करने योग्य नहीं है। मैं राष्ट्रपति हूं और मेरे पास में ये पावर नहीं है कोई कि मैं कोई चीज़ को फाइनल बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता। जो प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया मुझे साइन करने हैं, अगर मैं साइन ना करूं तो क्या होगा? तो फिर प्रधानमंत्री मुझे बोलेगा कि भाई तेरे पास तो पावर ही है नहीं, अगर तू ऐसे कोऑपरेट नहीं करेगा तो रिजाइन कर दे। अब अगर मुझे एज अ राष्ट्रपति मेरे को कन्विक्शन है कि यार ये तो बिल्कुल करने योग्य नहीं है, अब मुझे एज अ राष्ट्रपति अगर ये कन्विक्शन है और मैं मना कर दूं कि जी मैं नहीं करता, तो मेरे को बोलेंगे रिजाइन कर दो या इम्पीचमेंट होएगी, क्योंकि ये तो लीगली अलाउड नहीं है। लीगली अलाउड नहीं है लेकिन मेरे को मॉरली भी अच्छा नहीं लग रहा, अलाउड नहीं लग रहा, मेरे को लग रहा है गलत है भाई, मैं बोलता हूँ ये लो जी रिजाइन कर देते हैं। अब वो तो मेरे अंदर का चोर है ना, कि मतलब चोर या जो भी बोल दो उसको, सेल्फिशनेस, कि मुझे लग रहा है कि अगर मैं रिजाइन कर दूंगा तो ये इतना बड़ा भवन और इतने लाभ लश्कर और इतनी फैसिलिटीज ये भी चली जाएंगी। मैं रिजाइन कर देता हूँ, मान लो कि ठीक है भाई, जो करने लोग योग्य है वो करेंगे, जो नहीं करने योग्य वो नहीं करेंगे, जो कॉन्सिक्वेंसेस उनको फेस कर लेंगे, रह लेंगे नॉर्मल लाइफ। क्या ही फर्क पड़ता है कि एक जो इतनी बड़ी एक गैलरी में फोटोज लगी होती हैं राष्ट्रपतियों की, उसमें मेरी फोटो लगी है नहीं लगी, क्या फर्क पड़ता है? ठीक। अब मेरे बाद दूसरा राष्ट्रपति आता है, वो भी कैरेक्टर का है, वो भी ऐसे कर देते हैं। तीसरा आता है, वो भी कैरेक्टर का है, वो भी ऐसे कर देते हैं। कैरेक्टर का मतलब कि जो करने लायक है फिर वो चाहे प्रधानमंत्री जी इंसिस्ट ना भी करें तो भी कर देंगे, जो करने लायक नहीं है, जो गलत एक्ट है, क्लियरली गलत एक्ट है, वो नहीं करेंगे। अब प्रधानमंत्री जी किसी एक प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन ले लेंगे, किसी दूसरे का ले लेंगे, किसी तीसरे का ले लेंगे, हर दूसरे दिन एक प्रेसिडेंट थोड़ी चेंज होता रहेगा, वो जाएगा ना एक्ट। फिर ये ऐसे ही तो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था आपका कि यार जो नहीं करने योग्य, किसी की गुलामी वो नहीं करेंगे भगत सिंह जी, उनको बोलते हैं फिर फांसी लगेगी, दे दो भाई। कॉस्ट होती है लाइफ में हर एक चीज की, वो पे करनी होती है। तो किसी पोस्ट को आप रबर स्टैंप नहीं बोल सकते, ना बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। वो तो ह्यूमन जो वहां पे बैठे हैं वो उस पोस्ट को कितनी अच्छी गरिमा से टैकल कर रहे हैं उस पर बेस्ड होएगा। नहीं तो हम, चलो ये बोलना नहीं चाहिए, पर कई कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर्स भी 10-10 साल रबर स्टैंप बन के रहे हैं, और कई कंट्रीज में राष्ट्रपति, हमारी कंट्री में राष्ट्रपति भी जो हैं जो नहीं रहे रबर स्टैंप। हाँ, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ पॉलिटी चुनी हुई है, उसमें स्ट्रक्चरली ही ऐसा है कि लोगों ने डायरेक्टली चुने हुए लोग जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं वो, उनको आपने डायरेक्टली चुना हुआ है और उन्होंने अपने हेड को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पावर प्राइम मिनिस्टर के पास रहती है। बट टू मॉक द प्रेसिडेंट लाइक दिस कि यार ये तो बस एम बना दिया, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अदरवाइज भी ट्रू नहीं है। अब इसी में मैं आपको एक बात बताता हूँ आज, अब इसको जल्दी से देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सारा कुछ है। अपने को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे हमारी है उसमें दो हेड्स हैं हमारे पास, एक हेड ऑफ द स्टेट, एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। स्टेट का हेड कौन है? प्रेसिडेंट। अब इन फर्स्ट प्लेस आपको दो हेड्स चाहिए ही क्यों? कोई भी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा हमारे जैसा, प्राइम मिनिस्टीरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा हमारे जैसा, जहां पे इस तरह से चुनाव करा के प्रधानमंत्री को चुना जाता है, वहां पे एक चीज हमेशा रहेगी, वो क्या है? अनसर्टेनिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट। ये तो भाजपा के पास में पूर्ण बहुमत है, वही अगर बीजेपी के पास में कोalition होता कभी भी हो सकता था कि सरकार गिर जाती। इनफैक्ट अगर आप देखो हमारे यहाँ पे वीपी सिंह से लेके प्राइम मिनिस्टर में करेंगे चंद्रशेखर जी, और उसके बाद में दिस नरसिम्हा राव जी, अटल बिहारी वाजपेयी, इंद्र कुमार गुजराल, एक हरदयाली देवगौड़ा जी, उसके बाद में देन अटल बिहारी वाजपेयी, देन अटल बिहारी वाजपेयी, देन अटल बिहारी वाजपेयी, फिर मनमोहन सिंह एंड मोदी जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार आपके प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। अदरवाइज 5 साल का टेन्योर बोलो तो इतने प्राइम मिनिस्टर आपके 60 सालों में चेंज होने चाहिए थे। तो इससे एक चीज तो अपने को पता लगी क्या कि यार प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऑफ गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट है वो एक अनसर्टेनिटी के साथ आती है कि सरकार कभी भी गिर सकती है। पहली चीज तो यही है कि सरकार ही गिर सकती है। दूसरे, प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, उनके साथ में भी कुछ भी हो सकता है, जैसे इंदिरा गांधी जी के साथ में हो गया था, एंड देन उससे पहले नेहरू जी के साथ में हो गया, शास्त्री जी के साथ में हो गया। इस तरह से हमारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर के कुछ भी हो सकता है। अब जब अनसर्टेनिटी आ रही है, एक दिन आपको पता लगता है कि आपका एक ही हेड था, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और वो है नहीं, तो कंट्री का हेड कौन है? टू मेंटेन दैट कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, कि जल्दी से हम एक दूसरा
हेड ऑफ द गवर्नमेंट चूज कर लें, यू हैव टू हैव अ नॉमिनल हेड। आपके पास हमेशा हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे कोई, इस चीज को इंश्योर करने के लिए आपको एक हेड ऑफ द स्टेट चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है, अदरवाइज कंट्रीज में, कोई भी कंट्री जैसे ब्रिटेन लगा लो, वहां पे भी हेड ऑफ द स्टेट आपको क्यों चाहिए? जो आपके जितने भी बाकी सारे लीडर हैं, बाकी जितने भी लीडर हैं, वो ना पार्टी पॉलिटिक्स से आते हैं, बीट प्राइम मिनिस्टर, बीट प्रेसिडेंट, बीट एनीबडी। तो इनसे एक इंडिपेंडेंटली सिंबॉलिकली, एक मतलब जिसको बोलते हैं ना कि सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं, प्रतीका, देयर इज अ वर्ड फॉर इट, सिंबल, चलो सिंबॉलिक लगा लो अभी, प्रतीकात्मक ऐसा सा कुछ वर्ड होता है, ठीक है। तो उस रूप में सिंबॉलिकली ये आपके पास एक न्यूट्रल हेड ऑफ द स्टेट है, वो आपको चाहिए। तो ब्रिटेन में क्या रहता है, वहाँ पे क्वीन रहती है या किंग एज द केस में भी। हमारे यहाँ पे एक सिंबॉलिक हेड जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठा हुआ है, वो हमारे पास हो जाते हैं प्रेसिडेंट। हाउएवर हमारे केस में और ब्रिटेन के केस में एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है भाई, हमारे प्रेसिडेंट साहब ना इलेक्टेड है, क्योंकि इलेक्टेड है तो कहीं ना कहीं वो पार्टी पॉलिटिक्स से उतने अछूते नहीं है जितने होने चाहिए। दूसरा, इसी वजह से ब्रिटेन में एक और चीज क्या रहती है, किंग के पास ऑटोनॉमी रहती है। कौन सा ऐसा होगा कि पार्लियामेंट बोलेगा चलो जी क्वीन को चेंज कर रहे हैं हम, ये वाली क्वीन हमारी बात नहीं मान रही। हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास उतनी ऑटोनॉमी नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि व्हाई डू यू इवन नीड प्रेसिडेंट इन फर्स्ट प्लेस, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज government in a parliamentary form comes with uncertainty. Second, you need one symbolic head which is above the party politics, जैसे आपने ब्रिटेन से वो किया, अडॉप्ट किया। अब इसमें ना एक फाइनल चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बिफोर वी गेट इनटू दैट लक्ष्मीकांतियन टाइप ऑफ फैक्ट्स। वो क्या है कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का स्टेटस क्या है? तो इस पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटस प्रेसिडेंट से बहुत ऊपर है और यही होना चाहिए। प्रेसिडेंट शुड नॉट बी मैं रिपीट कर रहा हूं शुड वर्ड यूज करके, प्रेसिडेंट शुड नॉट बी अ पावरफुल बॉडी ऑफिस इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि क्या होएगा उससे होएगी कोहैबिटेशन की प्रॉब्लम कि यार आपका प्रेसिडेंट स्ट्रांग है कि प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग है, और उसमें थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, स्पेशली जब ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज से आए। फ्रांस में भी ये होता है, इंडिया में भी ये हो सकता था, क्योंकि प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट थे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों ऑफिस आपने बहुत स्ट्रांग बना रखे हो, टॉप की आपकी पोजीशन लड़ रही हैं आपस में, गलत हो जाता ना। इसलिए क्या होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग होना चाहिए, लोगों ने डायरेक्टली चुना उसको। ये चीज जो है, ये पहले कॉन्स्टिट्यूशन बना, इंडिया चला, शुरू में ही जी इसके पंगे पड़ने शुरू हो गए। राजेंद्र प्रसाद जी और नेहरू जी की हो गई मर जी गलबात जी वादगी। क्या हुआ भाई, हिंदू कोड बिल आया, राजेंद्र प्रसाद जी इसके पक्ष में नहीं है ज्यादा और नेहरू जी इस बिल को लाना चाहते हैं। राजेंद्र प्रसाद जी बोलते हैं मैं नहीं मानता, और फिर वो बोलते हैं मैं प्रेसिडेंट हूँ, कोई छोटी पोस्ट थोड़ी है ये, मैं पूरे इंडिया का प्रेसिडेंट हूँ। वो बोल रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपको जो बोले आप वो करो। बहुत जी पंगा हुआ। फिर जो इंडिया के फर्स्ट अटॉर्नी जनरल थे उस समय के, NC सेतलवाद, इन्होंने बोला राजेंद्र प्रसाद जी को कि गुरुजी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा पर आपको बस हाँ करनी है, ठीक है, आपके पास ये पावर नहीं है ये डिसाइड करने की। तो हिंदू कोड बिल ने ये मैटर को सबसे पहले सेटल किया। लेकिन अभी बिना एक डिस्प्यूट था, जिस डिस्प्यूट को बाद में इंदिरा गांधी ने सॉर्ट आउट किया। वो क्या है, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 361। एक आर्टिकल ने तो ये बोल दिया जो हमने कल किया था कि भाई अगर कोई भी प्रेसिडेंट वायलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को तो पार्लियामेंट उसको इम्पीच करेगा। तो आपने क्या बोल दिया कि पार्लियामेंट के हिसाब से चलना होगा प्रेसिडेंट को, नहीं तो उसको इम्पीच करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ऑन द अदर हैंड 361 में ये लिख दिया कि गवर्नर, प्रेसिडेंट, राज प्रमुख, इनके खिलाफ किसी भी एक्शन पे मतलब दे आर बियॉन्ड एनी आंसरेबिलिटी। तो अब आंसरेबिलिटी इनकी बनती है कि नहीं बनती, इस पे मुद्दा हो रहा था। तो सबसे पहले तो इंदिरा गांधी जी लेके आए 24th अमेंडमेंट।
24वें अमेंडमेंट में उसने बोला कि भाई जब भी हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाएंगे, प्रेसिडेंट को यस बोलना मैंडेटरी है, प्रेसिडेंट को यस बोलना ही बोलना है। और दूसरी चीज जो एक बहुत इस पर्टिकुलर मैटर में सही कर दी उसने इंदिरा गांधी ने, वो ये कि 42nd अमेंडमेंट में, ताकि कोई डाउट ना रहे, आपकी ना ब्लैक एंड व्हाइट होनी चाहिए पॉलिटी, इस तरह के डाउट्स नहीं होने चाहिए। तो अगेन डाउट को खत्म करने के लिए उन्होंने बोला कि यार भाई बात सुनो ध्यान से, जो प्रेसिडेंट है उनको क्या करना है, ही मस्ट एक्ट, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है दैट ही हैज टू एक्ट विद द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो प्रधानमंत्री ने बोला है उनको उसी हिसाब से एक्ट करना है, उसी हिसाब से उनको अपनी अनुमति देनी है एक्ट्स को, लॉज को। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसको वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ 42nd अमेंडमेंट डाल के। तो यहाँ से आपने एक मैटर सॉल्व कर दिया कि आपके जो राष्ट्रपति जी हैं वो अलग ओहदा है, वो तब उनकी जरूरत है जिस समय कोई दिक्कत होती है। तो इस चीज को ही जब हम पेपर में लिखते हैं, कंक्लूजन एक बहुत अच्छा हम कैसे लिख सकते हैं, लेट 80s अर्ली 90s में इंडिया में कोalition पॉलिटिक्स थी, सरकारें गिरती थी, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस वीक होता जा रहा था। आपको एक चीज और फिर कभी कराऊंगा मेंस में कि जब कोalition पॉलिटिक्स होगी, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस वीक होगा, तो प्रेसिडेंट का ऑफिस ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाएगा। तो उस समय के जो हमारे राष्ट्रपति जी थे उनको बहुत क्रेडिट जाता है, बड़े माने हुए पढ़े लिखे पुराने फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पावर को एक्सपेंड नहीं किया कि चल भाई मौका देख के चौका लगा दिया ना। उन्होंने बोला यार भाई बात सुनो, जो प्रेसिडेंट है ना, जो ऑफिस हमारा, वो क्या बनाया हुआ है, कहते हैं कि वो ना इमरजेंसी लाइट है। इमरजेंसी लाइट का मतलब क्या है, जब नॉर्मल पावर चल रही है, आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, वो सारे डिसीजन ले रहे हैं, तो प्रेसिडेंट उसको ओके करता रहे। जब प्राइम मिनिस्टर रूपी आपकी जो मेन लाइट है वो बंद हो जाए, पिछों ट्रिप पे गिर गया, लाइट चलेगी, तब ये प्रेसिडेंट रूपी लाइट ऑन हो जाए और जल्दी से नया प्राइम मिनिस्टर चुने और फिर उसके हिसाब से अपना वापस बैठ जाए। तो ये एक बहुत अच्छा आपको मैं कराऊंगा बाद में, पर आपको ये ना समझना है, प्रेसिडेंट का ऑफिस समझना बहुत जरूरी है। हम काफी ना टीचर्स भी बड़ा रिडिक्यूल सा करके पढ़ाते हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस को ना, ये कुछ नहीं हैगा ये वो, आप मजाक कर सकते हो आप, पर आप ऑफिस को लेकर डिसमिसिव नहीं होना चाहिए, आपके आंसर्स की लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। चलो जी, ये था अपना थोड़ा सा डोज जो आपको नॉर्मल मतलब नहीं मिलेगा जो आप बुक पढ़ रहे हो। अब आते हैं हम वापस पावर्स पे। पावर्स प्रेसिडेंट की, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं। अब अगेन आप ये फील कर सकते हो कि यार कोई पावर नहीं है इसके पास, उससे मैं मना नहीं कर रहा, आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट ना हो कि क्या घटिया सा ऑफिस बनाया है, दैट शुडंट बी दी टोन ऑफ योर आंसर। नाउ पावर्स को आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, ठीक है, मिलिट्री या डिप्लोमेटिक पावर, मिलिट्री पावर, वीटो पावर, ऑर्डिनेंस पावर, पार्डनिंग पावर। प्रेसिडेंट के पास काफी सारी पावर्स दी हुई हैं। लेट्स हैव अ लुक एट देम वन बाय वन। इसमें आपको एक चीज समझनी है, जब लेजिस्लेटिव पावर्स आएंगी, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है हो सकता है उनको ना 8 पावर्स पता हो, मैंने यहाँ पे 4 लिखाई है। उसका रीजन क्या है भाई, जब पार्लियामेंट करेंगे बाकी 4 वहां हो जाएंगी, तो कंपार्टमेंटलाइज वे में पढ़ेंगे बेटर रहेगा, ठीक है, कवर आपका सारा कुछ हो जाएगा। चलो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर। पंजाबी के इकोनॉमी के नोट्स बन गए, पॉलिटी के अब आपको एंड में मिलेंगे पंजाबी के नोट्स, बाकी नोट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। सी सेट के पंजाबी के नोट्स के लिए हमने अब क्या किया भी सुनो, हम आपको जब पढ़ा रहे हैं, जैसे कल डायरेक्शन पढ़ाई, अब हम मान के चल रहे हैं कि अगर टीचर बोल रहा है कि डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, तो आपको पता है कि डायरेक्शन का मतलब दिशा है, ठीक है, कि कोई एक बंदा इस दिशा से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जा रहा है। हम आपको कोई बुक बता देंगे पंजाबी वाली, आप वहां से उस क्वेश्चन देख लेना, लेक्चर आप हमारे देख लेना। लेक्चर अब कल तो सर ने पढ़ाया भी पंजाबी में ही है, सी सेट वाले सर ने पंजाबी में पढ़ाया, तो वहां से पढ़ लो। लेकिन वो डायरेक्शन को डायरेक्शन ही बोल रहे थे, उसमें मैंने देखा वो दिशा नहीं बोल रहे हैं, इस तरह नहीं बोल रहे हैं, वो आपको हम कोई बुक बता देंगे वहां से। उतना तो आई थिंक आपको थोड़ा सा प्लीज मैनेज कर लो। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम और अच्छा कर लें धीरे धीरे, पंजाबी वालों के लिए पूरा एफर्ट लग रहा है, थोड़े से बस पेशेंस दे दो, ठीक है। चलो पावर,
सबसे पहले क्या है, हमारी कंट्री में जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लिए जाएंगे, जो वो अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो रही हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स, वो सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन किसके नाम पे लिए जाएंगे, प्रेसिडेंट के नाम पे, ठीक है, उनकी मोहर लगेगी। दूसरा चीज क्या है, ये जो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया, ये एज इट इज यूपीएससी में आई हुई है, इसलिए इसको एज इट इज एक बार पढ़ लो। He makes rules for convenient transaction of business of the union government and for the allocation of the said business among the ministries। तो किस तरह से मिनिस्ट्रीज कोऑर्डिनेट करेंगे, किस तरह से बिजनेस कंडक्ट किया जाएगा, उस सब के लिए जो रूल्स बनते हैं वो प्रेसिडेंट साहब के ही हिसाब से, मतलब उनके ही स्टैंप से बनते हैं। अगेन दिस इज व्हाई पीपल कॉल द ऑफिस रबर स्टैंप, क्योंकि उनकी स्टैंप लगती है। प्रेसिडेंट साहब अकेले बैठे थोड़ी है यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफिस क्या वो रूल बनाते हैं, वो तो मिनिस्ट्रीज में ब्यूरोक्रेसी में ही बन रहा है। थर्ड, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला है, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर and other ministers, they hold office during his pleasure। ये क्या बात बनी कि जितनी देर राष्ट्रपति जी को स्वाद आ रहा है ड्यूरिंग हिज प्लेजर, उतनी देर कोई बंदा ऑफिस में है। इसको सुनो भाई, इस पे बहुत बच्चे अननेसेसरी कंफ्यूज रहते हैं। जब भी आपने कभी भी, जैसे मैंने बोला था ना, नेगेटिव वर्ड आएगा तो आपने क्या अपने आप को समझाना है कि क्या लिखा है, नॉट इनफ। जैसे मैंने आपको बोला था कि पॉपुलर वर्ड आएगा तो आपने अपने आप को क्या समझाना है कि क्या लिखा है, वहां पे पॉपुलर लिखा है, आपने क्या रीड करना है, जनता। वैसे ही जब भी वर्ड आएगा प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, इसमें आपने वहां प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट लिखा होगा, आपने इसको कैसे रीड करना है, नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। क्या मतलब हुआ, जैसे ना हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना बहुत सारी पोस्ट है, हमारी कंट्री में बहुत सारी पोस्ट है, उनमें क्या होता है कि आप लग तो गए, हटने का तरीका वेरी करता है। मान लो सिंपल सी चीज, सीएजी हमारी कंट्री में एक ऑफिस आएगा, अब आपने सीएजी को हटाना है तो कैसे हटाएंगे, पहले लोकसभा में एक प्रॉपर वोटिंग होएगी, फिर राज्यसभा में प्रॉपर वोटिंग होएगी, फिर उसके बाद में जाके सीएजी साहब हटेंगे। तो इसका मतलब अब आपने ये तो करना ही है ना, हर एक ऑफिस को, किसी ऑफिस को आप ऐसा तो नहीं बनाओगे कि यार इसको एक बार लगा दिया तो कभी हटा ही नहीं सकते। हटाने लायक तो हर ऑफिस होना चाहिए, बट जितना आप उसको मुश्किल बना दो हटाना, इसका मतलब आप उस बंदे को क्या बोल रहे हो कि आपके पास अपने टेन्योर की सिक्योरिटी है, आप धड़ल्ले से काम करो। मान लो आपका इलेक्शन कमीशन है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दे दो आप उसको कि यार आप धड़ल्ले से इलेक्शंस कराओ, आपको अगर हटाना होएगा तो हम इससे भी बेटर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, इनको बोला कि सरकार के खिलाफ भी दो यार अगर सरकार गलत है अपने वर्डिक्ट्स, और आपको क्या मिल रही है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। इसका मतलब जब आपको हटाना होएगा तो बहुत मुश्किल मापदंड से हटाया जाएगा, पहले लोकसभा में बहुत स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करेंगे, फिर राज्यसभा से करेंगे, फिर जाके हटाएंगे। So some offices like these ones have security of tenure। इसका मतलब इनके पास एक स्ट्रॉन्ग पावर है। On the other hand, कुछ ऑफिसेज हैं हमारी कंट्री में, कुछ क्या, मैक्सिमम पॉलिटिकल पोस्ट जो होती हैं, वो कैसी हैं, मैक्सिमम पॉलिटिकल पोस्ट जो हमारी कंट्री में, जैसे कि गवर्नर। अब आपने पंजाब का गवर्नर किसी को लगाना है मंडे को, ट्यूसडे को किसी दूसरे बंदे को लगाना है, वेंसडे को किसी और को लगाना है, और ऐसे 7 दिन में 7 गवर्नर चेंज करने हैं, कर दो। मोदी जी चाहे डेली एक बंदे को चेंज कर दें, गवर्नर के पास पावर्स कितनी है, पर स्टिल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। आपके यही मिनिस्टर्स का है, आज कोई मिनिस्टर आपके, मान लो मोदी जी को लगता है कि यार मेरे को तो अमित शाह जी को बनाना है टेक्सटाइल मिनिस्टर और स्मृति ईरानी जी को बनाना होम मिनिस्टर, 2 मिनट लगेंगे, कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है कि यार ऐसे कैसे मेरे को मिनिस्ट्री से हटा दिया, या किसी को हटा ही देना कि बस यार बहुत हो गया तुम्हारा, अब तो मिनिस्टर नहीं हो। कुछ भी नहीं होना, कोई भी जोर नहीं लगना, कोई लोकसभा राज्यसभा में स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए। इसका मतलब जो आपके मिनिस्टर्स हैं, जो आपके एडवोकेट जनरल है, अटॉर्नी जनरल है, जो आपके गवर्नर्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी पोस्ट, इन सब के लिए क्या चाहिए आपको,
कुछ भी नहीं। प्राइम मिनिस्टर को लग रहा है वो प्रेसिडेंट साहब को बोल देंगे और उनको हटा दिया जाएगा। All these offices they hold, like all these positions they hold the office with the pleasure of the president। ठीक है, तो आपने अपने आप से जब भी पेपर में कोई क्वेश्चन आएगा कि दिस पर्सन ABC होल्ड्स ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, आपने ना ऐसे याद नहीं करना कि मैंने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। आपने आराम से सोचना है कि इस बंदे को हटाने के लिए कोई प्रोसेस लोकसभा राज्यसभा वाला चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है कि नहीं है। अगर है तो नो, दिस पर्सन डज नॉट होल्ड ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। इफ यस, कि हाँ इसका मतलब कोई इसको आराम से हटाया जा सकता है, देन दिस पर्सन होल्ड्स ऑफिस विद द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसमें लेकिन आप एक चीज और याद रखना, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ना मिसनोमर है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दरअसल क्या होता है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस इज एक्चुअली प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मान लो आपके कोई कंट्री के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, इनको हटा के दूसरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर लगाना है, तो प्रेसिडेंट थोड़ी डिसाइड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब डिसाइड करते हैं। हाँ, ये एक जरिया है, ये अमेज़न के एक वो वाले भैया हैं जो आपको पार्सल पहुंचा देंगे यहाँ से यहाँ और यहाँ से फीडबैक वहाँ। ठीक है, इन्होंने इसको बोल देना, इन्होंने इसको हटा देना है। तो देखने में लग रहा है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज इनकी स्टैंप लगी है, इनकी मोहर लगी है, बट है क्या, प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट पापा है, प्राइम मिनिस्टर मम्मी है, देखने में लग रहा है कि ये घर चला रहे हैं, ठीक है, पर अलग लेवल पे गेम घूम रही है। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। चलो, अगर किसी को फिर भी डाउट हुआ तो आप बता देना, अगली क्लास में इसको दोबारा डिस्कस कर लेंगे। एंड आई एम होपिंग कि आपने चेक किया है कि इम्पीचमेंट में और रिमूवल में क्या फ़र्क है, कुछ भी लिखे जा रहे थे कल। तो चलो अभी नहीं कमेंट करने लग जाना, जब वीडियो खत्म होगी तब विल टॉक अबाउट इट। चलो नेक्स्ट चले आगे। नेक्स्ट आता है सर अगेन इन्हीं की एग्जीक्यूटिव पावर्स में, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसको भी डिटेल में करेंगे आगे, अभी आप यहाँ पे सिर्फ पढ़ सकते हैं। एंड अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। क्या मतलब बना इस बात का आप, कि जब भी प्राइम मिनिस्टर चाहें प्रेसिडेंट को बोल देंगे अटॉर्नी जनरल चेंज हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है। सिमिलरली एक इनकी और पावर है कि ये क्या कर सकते हैं, ही कैन सीक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति साहब और प्रधानमंत्री साहब से एक दूसरे की वार्ता होती रहती है, वो उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें ना नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं कि ये प्रॉपरली, मतलब एटलीस्ट प्रणब मुखर्जी के टाइम पे तो ऐसा ही था कि उनको ये प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देते हैं, उन्होंने इस चीज़ को रिस्टोर किया है। अदरवाइज ना हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इतने ज़्यादा, स्पेशली पोस्ट इंदिरा गांधी, ये थोड़ा सा वो हो गया था कि प्रेसिडेंट्स को थोड़ा हल्के में लिया जाता था कि यार मिल ही जाएगी इन्फॉर्मेशन, न्यूज़पेपर में आ ही जाएगा। नरेंद्र मोदी जी हैज़ ट्राइड टू re-establish certain protocols, but he has also tried to not re-establish certain protocols. Second क्या है कि अगर कोई भी मैटर किसी एक मिनिस्ट्री ने, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, उसने किसी मैटर के ऊपर डिसीजन ले लिया, अब पूरी सरकार जब काउंसिल बैठेगी, कैबिनेट बैठेगी, वही डिसीजन लेगी, फिर वो फाइनल माना जाएगा। अगर किसी मिनिस्ट्री ने डिसीजन ले लिया है तो राष्ट्रपति महोदय जी कैबिनेट या काउंसिल को बोल सकते हैं कि जी आप भी इस डिसीजन के ऊपर जल्दी से अपना पक्ष रख लीजिए। तो क्या है, ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल। प्रधानमंत्री को बोल सकते हैं कि पूरी काउंसिल को एक बार दिखा लो ये काउंसिल, एनी मैटर ऑन विच डिसीजन हैज बीन टेकन बाय अ मिनिस्टर बट हैज नॉट बीन कंसिडर्ड बाय द काउंसिल येट। एक बंदे ने कर दिया है, बाकी सबको भी आप दिखा दो। नेक्स्ट, ही अपॉइंट्स अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशंस ऑफ SC, ST एंड OBC। इसको भी आगे जाके हम करेंगे डिटेल में, अभी के लिए आपको पता हो कि ये कमीशंस को अपॉइंट कर सकते हैं। SC की हमारी कंट्री में है भी नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST एंड देन नाउ कमीशन फॉर BC एज वेल। ठीक, अब ये तो थी इनकी एग्जीक्यूटिव पावर, और भी बहुत है जो आप जब कॉन्स्टिट्यूशन सब्सिक्वेंटली होगा तो हो जाएगा। दूसरी आती है इनकी लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर कौन सी हुई, जो पार्लियामेंट की से रिलेटेड हुई, उसकी प्रोसीडिंग से रिलेटेड हुई, लॉ मेकिंग से रिलेटेड हुई। तो सबसे पहले क्या है, ही समन्स और प्रोरोग्स द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व्स द लोकसभा। ही समन्स अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस।
क्या बात बनी भाई, सुनो आगे हम जाके देखेंगे कि कोई भी एक हाउस है, मान लो लोकसभा, सारे पार्लियामेंटेरियन आपके अपने अपने घर में रह रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों का भला कर रहे हैं सारे एमपीज। अब आपने सेशन बिठाना है लोकसभा का, तो ये सारे एमपीज को बुलाया जाएगा कि पहुंचो भाई सारे, आज सेशन बैठेगा और बिल पास करना है अगले 2 महीने। तो इन सबको बुलाने का जो न्योता दिया जाएगा, अगेन इसको डिटेल में बाद में कराऊंगा, बुलाने का जो न्योता दिया जाएगा वो प्रधानमंत्री जी डिसाइड करते हैं कि किस दिन मैंने सेशन बुलाना है, राष्ट्रपति जी को बोल देते हैं, राष्ट्रपति जी के द्वारा उस चैनल से सबको न्योता दिया जाता है। और जब ये सेशन पूरा हो गया, सारा काम जो करना था कर लिया, या नहीं भी हुआ लेकिन प्रधानमंत्री जी को लगता है अब ये सेशन नहीं चल पाएगा, महीना हो गया 2 महीना हो गया जितना भी, अब यही सबको बोल देंगे कि ये सेशन ओवर है। 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम 6 मंथ्स का गैप हो सकता है, तो अब अगला सेशन होएगा 6 महीने बाद, तो फिर दोबारा यही प्रोसेस फॉलो होगा। तो सेशंस को बुलाया जाना और सेशन को स्थगित करना, खत्म करना, ये दोनों चीजें जो हैं राष्ट्रपति जी के थ्रू होती हैं, ये उनकी लेजिस्लेटिव पावर का पार्ट है, नंबर 1। उसके बाद हम देखेंगे कि कोई आम बिल जो होता है, ऑर्डिनरी बिल, जब वो पास होना है, कोई भी ऑर्डिनरी बिल, तो एक हाउस और दूसरे हाउस में रजामंदी नहीं बन रही, एक हाउस को लग रहा है पास करते हैं, दूसरे को लगता है नहीं करते, तो फिर ना जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है। वो जॉइंट सिटिंग को भी कौन समन करता है, कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट साहब। मतलब ये सब अगेन आप सेंस कर पा रहे होगे कि ये सब करते प्राइम मिनिस्टर है और होता है कहाँ है, वाया प्रेसिडेंट, ये सो उनकी पावर होगी, उनके थ्रू हो रहा है। नेक्स्ट, जब भी नया सेशन आएगा, नई लोकसभा बन गई, 5 साल बाद चुनाव हुए, नई सरकार आ गई, ठीक है, तो उसका आज हैप्पी बर्थडे है, तो क्या होएगा, तेरे हैप्पी बर्थडे थे, तेनू हैप्पी बर्थडे नहीं, ही हैज दिस पावर। और ये भी प्रीलिम्स यूपीएससी में आया हुआ सवाल है, क्या ये कहते हैं कि जब भी जनरल इलेक्शंस होंगे, प्रेसिडेंट उसके फर्स्ट सेशन में, और जब भी हर साल जब नया, एवरी ईयर हैप्पी न्यू ईयर, ये 2 जो है एड्रेसेस देंगे पार्लियामेंट को ऑन द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। हर साल के पहले सेशन में 2020, 2021, 22, 23 एंड जब भी आम चुनाव होंगे और उसके बाद के फर्स्ट सेशन में राष्ट्रपति जी दोनों हाउसेस को संबोधित करेंगे। अब ये भी जैसे मैं आपको एक फीचर बताता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना राष्ट्रपति जी लेजिस्लेशन से, पार्लियामेंट से बात कर लेते हैं। अदरवाइज स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, अगर आपकी कंट्री में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो राष्ट्रपति यूजुअली शुड नॉट बी इवन टॉकिंग टू द पार्लियामेंट। होना क्या चाहिए, राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री से बात करें और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी का जो संदेश है वो पूरे सदन को बता दे, अगर आपने बिल्कुल स्ट्रिक्टली पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलानी है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास आता है ये कि ही कैन सेंड मैसेजेस टू हाउसेस फॉर एनी पेंडिंग बिल। कोई बिल है वो पेंडिंग पड़ा है तो उस पर भी वो संदेश भेज सकते हैं कि भाई तुम्हारे पास ये बिल पड़ा है, देख लो इसका कुछ करना है। तो इसमें एक जो ये इंपॉर्टेंट आपको देखना है ना, ये वाला छोड़ दो, ये आगे कवर होगा। एक इंपॉर्टेंट जो आपको देखना है वो ये है कि राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। वो लोग कौन होंगे, विद स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस। जैसे सोनल मानसिंह जी जैसे लोगों को नॉमिनेट करके आप उधर राज्यसभा का एमपी भी बना सकते हैं, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करेंगे। अगेन आप ये सब चीजें याद रखना, जितनी भी मैं बातें बोल रहा हूं ये प्रेसिडेंट जी करेंगे, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। लेकिन कोई भी चीज प्रेसिडेंट जी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। आपको ये सारे डाउट मैं इवेंचुअली क्लियर कर दूंगा। एक आपको ना एक फंडा बताऊंगा, उससे आपको कभी ये डाउट नहीं होएगा कि ये राष्ट्रपति जी का डिस्क्रिशनरी पावर है, खुद की पावर है, कि उनको प्रधानमंत्री से करना है, पूछ के करना है। ये जितनी भी चीजें मैंने अभी तक आपको बोली है सारी चीजें प्रधानमंत्री जी से ही पूछ के करनी है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उन्हीं की एड एंड एडवाइस से करनी है। तो फिर राष्ट्रपति जी अपना खुद की कब चलाते हैं उस पर हम आएंगे, अभी रुक जाओ, अभी आप सिर्फ देखते रहो। नेक्स्ट, ये भाई पहले था। इस बार हमारे कंट्री में ना क्या होता है कि हर 10 साल के बाद एक वो आती है
संवैधानिक संशोधन आता है जिसमें रिजर्वेशन को इंक्रीज कर दिया जाता है, अगले 10 साल के लिए दोबारा बढ़ा दिया जाता है, SCs के लिए, STs के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए। इस बार SC ST के लिए तो बढ़ा दिया, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए ये नहीं बढ़ाया। तो इसलिए इस पॉइंट को आप याद रखना। पॉइंट क्या था कि प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स टू द लोकसभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, लेकिन रविशंकर प्रसाद जी ने इस बार बोला कि भाई किसी को इस पे आपत्ति है तो बोलो। एक बंदे ने बोला था कि आपत्ति है, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वॉइस वोट से मना कर दिया और अब ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती। नाउ अ बिल पास्ड बाय अ पार्लियामेंट, कोई भी बिल पास कर दिया पार्लियामेंट ने, उसको एक्ट तभी माना जाएगा जब उसकी प्रेसिडेंट साहब की स्टैंप लग गई, उनकी अप्रूवल के बाद, उनके सिग्नेचर के बाद ही अ बिल पास बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ। ऑलराइट, चलो नाउ नेक्स्ट हमारे पास आते हैं उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो एग्जीक्यूटिव रिलेशन समझ आ गया, इसको अपॉइंट कर सकते हैं, उसको अपॉइंट कर सकते हैं, इसको अपॉइंट कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर को खुद को। अब आप यही सोचो, प्राइम मिनिस्टर को भी अपॉइंट कौन कर रहे हैं, प्रेसिडेंट। फिर बाकी मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट विद दी किसको लगाना है, अब ये बाकी किसको लगाना है, जिसको ये प्राइम मिनिस्टर बोलेंगे। प्राइम मिनिस्टर किसको लगाना है, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर को हम एंड में करेंगे। किसी को भी बंदे को मिनिस्टर किसको बनाना है, गवर्नर किसको बनाना है, एडवोकेट अटॉर्नी जनरल किसको बनाना है, कुछ भी डिसाइड करना है तो प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे, पर इनके ऊपर बाइंडिंग है प्राइम मिनिस्टर जी की एडवाइस। प्राइम मिनिस्टर किसको लगाना है ये डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, इसलिए इसको हम एंड में करते हैं। कम बैक। अब आते हैं हमारे पास डिप्लोमेटिक रिलेशन, कूटनीति वाले। इसमें क्या है, हिंदुस्तान की जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होंगी, एग्रीमेंट्स होंगे, ये सारे कंक्लूड किए जाएंगे ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जी घर में पूछ के बताएंगे बड़ों से। तो ये हमारा बड़ा है प्रेसिडेंट, ठीक है। डिप्लोमेटिक इंडिया जब भी बाहर जाएगा तो इनके बिहाफ पे ही कंक्लूड करेगा ट्रीटीज। और जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं या जितने भी हमारे यूनाइटेड नेशन से लेके और WTO से लेके जितने भी फोरम्स हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब को ही रिप्रेजेंट करे, प्रेसिडेंट साहब ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर कोई हमारा डिप्लोमेट है भी है तो वहाँ पे वो इंडिया के प्रेसिडेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है साहब। सो दैट वाइंड्स अप योर डिप्लोमेटिक पावर्स के बाद अब हम मूव करेंगे वीटो पावर्स पे। पर उससे पहले एक छोटी सी और पावर देख लेते हैं, मतलब पावर बहुत बड़ी है, सिलेबस के हिसाब से बड़ी छोटी सी है, सिंगल पेज, वो है मिलिट्री पावर। वो क्या है, अगेन टाइटल एक मिला हुआ है राष्ट्रपति महोदय जी को, क्या, दैट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस इन इंडिया, ठीक है जी। सुप्रीम कमांडर है हमारी सारी फोर्सेस के, सबसे सर्वोसर्वा। जो आर्मी का चीफ है, जो नेवी के हैं, एयरफोर्स के हैं, या कोई भी हमारी कंट्री में अगर कोई कंबाइंड फोर्सेस बनती हैं या कोई भी ऐसी बॉडी बनेगी या कोई भी नए टाइप के स्पेस फोर्स बना दी जाए अगर नेटफ्लिक्स से इंस्पायर होके, तो ऐसी कोई भी बॉडी के चीफ को कौन अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। अब जो हमारी इंडिया की किसी कंट्री से अगर वॉर भी डिक्लेयर करनी है या वॉर को कंक्लूड करना है, पीस कंक्लूड करना है, कोई भी ऐसी चीज करनी है, वो भी कौन करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। लेकिन जब ऐसा करना है, युद्ध घोषित करना है या पीस कंक्लूड करना है, तो वो क्या करेंगे, विद द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट, सरकार अपना लेजिस्लेचर में एक बिल ले आएगी, बोलेगी कि चलो जी हम इसको पास कर रहे हैं और अब हम पीस करते हैं, ठीक है जी। तो ये है इनकी मिलिट्री पावर्स। अगेन ये पावर भी कैसी है, यहाँ पे जो कुछ भी लिखा है वो सब किस पे बेस्ड है, एक्चुअल पावर वो प्राइम मिनिस्टर की है, इनके थ्रू एग्जीक्यूट की जा रही है। तो ये एक चेहरा है जिसके थ्रू ये बोला जा रहा है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट आती है हमारे पास वीटो पावर। वीटो क्या होती है, वीटो एक ऐसी वोट जो किसी प्रोसेस को रोक दे। एक ऐसी वोट, मान लो कि 10 बंदे बैठे हैं, 6 ने किसी प्रोसेस को यस बोल दिया, 4 ने नो बोल दिया, अब वो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं किसी एक बंदे को वीटो पावर दे दूं तो अब वो अगर अकेला नो बोल देता है, अब चाहे 9 बंदे भी यस बोल रहे हो, उसकी अकेले से नो हो जाती है, ठीक। वीटो पावर एक ऐसी पावर है। अब इसमें ना आप एक चीज समझो, सबसे पहले
यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर वीटो पावर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं है, और ज्ञानी जैल सिंह ने तो यूज करी थी, फिर डिस्क्रिशनरी कैसे नहीं है। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है, पंजाबी में बोलते हैं विवेकशील, है ना, इस तरह के वर्ड। मान लो कोई भी पर्सन, चेतन शर्मा, इसने कोई भी, इसके पास केस आ गया, केस ए। अब इसके पास डिस्क्रिशन कब है, ये इसके पास डिस्क्रिशन तब है जब इस केस ए का क्या करना है ये चेतन शर्मा एंड चेतन शर्मा ओनली डिसाइड्स। अब अगर ऐसा है ना कि इस केस का क्या करना है इसको पीएम भी बता सकता है, इनफैक्ट 99.9% टाइम्स तो पीएम ही बता सकता है, 1.1% टाइम्स इसने खुद डिसाइड कर लिया, तो ये डिस्क्रिशनरी पावर थोड़ी हुई। जिस चीज में ग्रे शेड ही आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट ही नहीं है, डिस्क्रिशन हमेशा यूज ही नहीं कर सकते आप, वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हुई, तो वीटो पावर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। इस चीज को मैं आपको भी एग्जांपल से समझाऊंगा तो आप समझोगे। जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, जिन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ उनके लिए सही है, उनको तो वैसे ही कोई कंफ्यूजन नहीं है लाइफ में कि डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं है। क्या बात बनी, सुनो जी जरा। नाउ सुनो भाई, डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है वो मतलब अदरवाइज 4 टाइप की होती है। सबसे पहले होती है एब्सोल्यूट वीटो। वीटो तो समझ आ गया ना कि एक ऐसी वोट जो किसी भी कोई बिल आ रहा है बंदे ने ना कर दी तो बस वो ना है, चाहे बाकी सबकी हाँ है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब है विद होल्डिंग दी असेंट। विद होल्ड का मतलब क्या होता है, रोक लगा देना। तो अपनी हाँ को रोक देने से, अब मैंने आपको पहले बोला था कि कोई भी बिल एक्ट कब बनेगा, राष्ट्रपति की उसके बाद सहमति के बाद, तो उसने अगर अपनी सहमति को ही रोक लगा दी तो फिर क्या होगा, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा से बिल पास हो गया लेकिन प्रेसिडेंट ने तो अभी हाँ ही नहीं की, तो इसलिए एक होती है एब्सोल्यूट वीटो। दूसरी होती है क्वालिफाइड वीटो। ये कौन सी वीटो होती है, ये यूएसए में होती है, हमारे यहाँ पे इसका कोई प्रोविजन नहीं है। पार्लियामेंट ने कोई लॉ पास करके दे दिया प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट ने क्या किया, बोल दिया कि यार देखो भाई, आप 100 बंदे बैठे थे और आप में से 51 ने हाँ कर दी और ये बिल आ गया, पर ये बिल बहुत महत्वपूर्ण है और जो ये 51 लोगों की हाँ है ना मेरे को सफिशिएंट नहीं लग रही, क्वालिफाइड हायर क्वालिफिकेशन से इस बिल को पास करके लाओ, 100 में से 75 लोग मेरे को पास करके दें ये बिल, तो मैं इसको हाँ करूंगा। फिर मेरे को लगेगा कि हाँ यार इतनी ओवरवेलमिंग मेजोरिटी बोल रही है इस बिल को पास करने के लिए, तो चल मैं साइन कर देता हूँ। 3/4 मेजोरिटी इस टाइप की कोई भी लगाई जा सकती है, क्वालिफाइड मेजोरिटी वेयर क्या होता है कि आप ओवरराइड कर सकते हो प्रेसिडेंट की वीटो को विद अ हायर मेजोरिटी। तीसरी है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में काफी बार यूज हुई है, उसमें क्या है, पार्लियामेंट से बिल आया, पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साहब ने उस बिल को वापस भेज दिया कि यार एक बार इसको दोबारा देख लो, ठीक है, विच कैन बी ओवर रिडन बाय एन ऑर्डिनरी मेजोरिटी। उन्होंने बोल दिया वो दोबारा देख लो, पार्लियामेंट ने फिर उसको बोल दिया प्रेसिडेंट को कि यार देखा हुआ है सब कुछ, आप बस साइन करो, आपको बता दिया ना कि यही है बिल, तो फिर वो इस बार उनको साइन करना होता है। तो इस तरह से सस्पेंसिव वीटो जो है, इस तरह से ये क्या करती है, बस किसी बिल को डिपेंडिंग ऑन द बिल 14 दिन के लिए डिले कर दिया या कुछ टाइम पीरियड के लिए डिले हो जाता है कि पार्लियामेंट से बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट से वापस पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से दोबारा प्रेसिडेंट के पास। डिटेल में अभी कर रहे हैं, पहले आपको सिर्फ नोमेनक्लेचर क्लियर हो जाए। लास्ट है पॉकेट वीटो। पॉकेट का मतलब क्या होता है, जेब, बिल आया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने ना हाँ की, ठीक है, ना की बट अपनी पॉकेट में डाल लिया, ठीक। ये होती हैं 4 टाइप की वीटोस। अब एक एक करके इन सारी वीटोस को देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में क्वालिफाइड वीटो नहीं है, पॉकेट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है और एब्सोल्यूट वीटो है। करें जरा एक एक करके। लो जी, अब यहां से क्या लिखा है बोर्ड पे, क्या नहीं लिखा, इसको भूल जाओ, जो मैं बोल रहा हूं वो सुनो बस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि जब भी कोई प्रपोजल, जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास आएगा तो वो क्या क्या कर सकता है, वो उसको यस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो उसको नो कर सकते हैं,
वो उसको फ्रेंड जोन कर सकते हैं। नहीं नहीं रुको भाई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जब भी कोई बिल आएगा वो उसको यस कर सकते हैं, वो उसको नो कर सकते हैं, और वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं। ये वाली जो चीज है वापस भेज देना, इसको हमने क्या बोला है? सस्पेंसिव वीटो। ठीक, अब इसमें सुनो आराम से। सबसे पहले एब्सोल्यूट वीटो। ये डिस्क्रिशनरी कैसे नहीं है आपको वो बता रहा हूं। मान लो एक बिल है जो पार्लियामेंट से पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास चला गया। अब पार्लियामेंट से बिल पास हुआ, प्रेसिडेंट के पास चला गया। इन द मीनवाइल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो मैसेज भेज देते हैं प्रेसिडेंट को कि यार एक सेकंड, हमने ना एक बिल पास करके भेजा है पर अब मेरा मूड चेंज हो गया, अब हम इस बिल को नहीं लेके आना चाहते, इस बिल में ना गलती है, सिचुएशन चेंज होगी, इसको ना बस अब इसके सेंट मत देना। यहां से बिल जा चुका है, प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, उन्होंने अपने विदहोल्ड कर लिया सेंट, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि प्रेसिडेंट को कैसे एक्ट करना है, जैसा उनको प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे। तो भाई जब उन्होंने विदहोल्ड कर दिया सेंट, किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के कहने पे, तो फिर डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं रही, प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से चल रहे हैं वो। अब किसी और केस में अदरवाइज प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि आपको एक बिल भेजा हुआ है, इस पे असेंट करो अपनी, तो प्रेसिडेंट बोले नहीं मैं तो विदहोल्ड करूंगा, वो बोलेंगे आपके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल वो है कि आपने हमारी एडवाइस मांगनी है, कॉन्स्टिट्यूशनल आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, तो आप इसको असेंट दो, अपनी विदहोल्ड नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं रही, पहली एब्सोल्यूट क्लियर हो गई, क्लियर। पर अदरवाइज एब्सोल्यूट का आपको मतलब समझ आ गया। अब प्राइम मिनिस्टर ऐसा करेंगे ही क्यों? जब नीचे से बिल भेजा हुआ है तो फिर ऊपर प्रेसिडेंट को क्यों बोलेंगे कि भाई इस बिल को रोक लो? अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कल एक बच्चे ने पूछा था प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है, प्राइवेट मेंबर क्या होता है। मैंने बताया भी था वीडियो में कि अगर लोकसभा है और इसमें 100 बंदे बैठे हैं, जैसे आज बैठे हुए हैं, हमारे चंडीगढ़ के किरण खेर जी बैठे हैं, आपके संगरूर के शायद भगवंत मान जी बैठे हैं, सिमिलरली मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, स्मृति ईरानी बैठी है, और राहुल गांधी भी बैठे हैं शायद, ठीक है, लोकसभा में नहीं पर लेट्स से पार्लियामेंट में, और इजी नॉट, आई डोंट रिमेम्बर। एनीवेज चलो, हमारे पास में इस तरह से बंदे बैठे हैं, कांग्रेस के, बीजेपी के। इनमें से कुछ लोग मिनिस्टर्स हैं, कुछ लोग मिनिस्टर्स हैं, इनको छोड़ दो। जो बाकी लोग हैं जो मिनिस्टर्स नहीं हैं वो क्या है? प्राइवेट मेंबर्स, ठीक है, जो मिनिस्टर्स नहीं है। तो अब क्या हुआ, जैसे आपको मैं रिसेंटली एग्जांपल बताता हूं कि आज से कुछ साल पहले तमिलनाडु के एक लेजिस्लेटर ने एक बिल लेके आए ट्रांसजेंडर्स के उद्धार के लिए। अब आप खुद सोचो, मान लो कोई प्राइवेट मेंबर यहाँ पे बैठा है, शशि थरूर, वो बिल ले आता है किस चीज का? लेट्स से कोई भी लगा लो आप, माइनॉरिटी अफेयर्स से रिलेटेड एक बिल ले आता है। अब अगर ये बिल इस हाउस से पास हो रहा है तो मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर जो यहाँ पे बैठा है उसके लिए तो डूब मरने की बात है कि भाई तुम्हें पूरा मंत्रालय दिया हुआ है, इतना स्टाफ दिया हुआ है, पूरे इंडिया की माइनॉरिटी अफेयर्स के तुम मिनिस्टर हो, तुमसे नहीं बिल लाया जा रहा है, ये अकेला बंदा बिल ले आया, तुम क्या सो रहे हो क्या? तो फिर इन्होंने क्या करना है, क्योंकि इनकी सरकार है, मिनिस्ट्री तो उन्हीं की है ना, मिनिस्टर तो वही है जिनकी सरकार है, इन्होंने बिल ही नहीं पास होने देना। इन्होंने बिल ना पास होने देके बोलना है कि रुक जाओ, ये बिल में बहुत खामी है, हम बिल लेके आएंगे अच्छा वाला, बस फिर इस बिल का नाम चेंज करके इन्होंने वो बिल ले आना है। तो पहली तो चीज ये है कि प्राइवेट मेंबर भी बिल ला सकता है, और सरकारें तो बिल लाते ही हैं, अपने अपने जो उनके मंत्रालय होते हैं उसके हिसाब से बिल लेके आते हैं, लॉ मिनिस्ट्री, सब मिनिस्ट्रीज अपने बिल लेके आती हैं, बट प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। अब होता क्या है, यूजुअली मान लो फॉर सम रीजन किसी प्राइवेट मेंबर का बिल पास हो ही गया दोनों हाउसेस से किसी तरीके से, अब वो जब प्रेसिडेंट के पास चला गया तो भी प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है कि भाई ये बिल ना पास कराइयो, हम अच्छा बिल लेके आ रहे हैं, फिर उन्होंने उसका टाइटल चेंज कर देना है, और जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड वो बिल है वो वाला मिनिस्टर भी चेंज कर देना कि भाई तू रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक, तुमसे अच्छा तो प्राइवेट मेंबर कर रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या है, मान लो अभी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार एक बिल लेके आती है, इतने में चुनाव घोषित हो जाते हैं, 5 साल पूरे हो गए, चुनाव घोषित हो गए, बिल यहां से प्रेसिडेंट साहब के पास गया हुआ था, चुनाव हुए, नई सरकार आ गई, जो नई गवर्नमेंट आई है उसको ये बिल नहीं चाहिए,
तो वो क्या बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि इस बिल के ऊपर अपनी विदहोल्ड करो, रोक लगा दो असेंट को। तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला, प्रेसिडेंट को बोला और इस पे लग गई विदहोल्ड, तो एब्सोल्यूट वीटो यूज हो गई। इसलिए एब्सोल्यूट वीटो या फॉर दैट मैटर एनी वीटो इज नॉट अ discretionary power, but as you can see, even this power is used with the aid and advice of council of minister headed by the prime minister। पहली चीज क्लियर है, ठीक? कोई डाउट होगा तो आप लिख देंगे कमेंट में। नेक्स्ट, सस्पेंसिव वीटो। ये वीटो जो है, ये भी अब आप बोलोगे कि सर ये तो ऑर्डिनरी, ये तो वो होगी डिस्क्रिशनरी होगी। अगेन डिस्क्रिशनरी पावर वो है जो हर हालत में मेरी डिस्क्रिशन है, जो सिचुएशन स्पेसिफिक नहीं है। अब मान लो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, पार्लियामेंट से एक बिल चला गया प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के खुद के विवेक ने बोला, उसके खुद के मन ने बोला कि यार ये बिल सही नहीं है, उन्होंने वापस भेज दिया। उन्होंने अपनी डिस्क्रिशन यूज कर ली कि यार इसको 14 दिन और देख लो। पहले तो ऐसा करने पे ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेसिडेंट को बुला लेना कि भाई आप इधर आओ जरा, आप हमसे बात करो, आप क्या ये मीडिया में ऐसी हरकतें कर रहे हो, बिल वापस भेज रहे हो। पर अगर मान लो कर ही दिया प्रेसिडेंट ने ऐसा, अब क्या हो सकता है? अब होएगा ही नहीं ऐसा, इन प्रैक्टिकल लाइफ होगा नहीं। कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं ये सारे, बहुत बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, गरिमा रखते हैं, एक दूसरे की बेइज्जती करने के लिए थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे। बट अगर कर ही दिया, अदरवाइज तो मान लो, आप मान लिया आपका केस ले लिया मैंने कि डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर ली, लेकिन एक दूसरी सिचुएशन भी तो हो सकती है कि पार्लियामेंट से बिल गया प्रेसिडेंट के पास और अभी उनके पास में बिल है और प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया ये बिल हमें एक बार हाउस में वापस भेजो, हम इसको रिकंसिडर करना चाहते हैं। अब क्योंकि ये इनको बोल सकते हैं कि वापस भेजो, हम इसको रिकंसिडर करना चाहते हैं, तो फिर ये क्या बोलेंगे, मैं नहीं भेजता। इनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। डिस्क्रिशनरी पावर को ऐसे थोड़ी डिवाइड कर दोगे आप, मौके के हिसाब से देखेंगे डिस्क्रिशनरी है कि नहीं है। उनको बिल वापस भेजना पड़ेगा। जस्ट द वेरी फैक्ट दैट ऑन अ सेम ओकेजन प्राइम मिनिस्टर भी उनको बोल सकते हैं, मेक्स इट नॉन डिस्क्रिशनरी। बट आपको ये समझ आ गया कि सस्पेंसिव वीटो है क्या। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट में आता है वो पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट के पास जाता है साइन होने के लिए। प्रेसिडेंट इस बिल को वापस भेज सकते हैं। अब ये हाउस उस बिल को दोबारा देखेगा कि चलो जी, हाँ जी बताओ राष्ट्रपति जी आपको क्या आपत्ति है, उस आपत्ति को एड्रेस करें चाहे ना करें। ये बिल जब वापस चला गया, अब प्रेसिडेंट को असेंट देनी ही देनी है। ये इस वीटो के बारे में क्या है, ही रिटर्न्स अ बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और इसको हम ओवरराइड कैसे करते हैं, विद द सेम ऑर्डिनरी मेजॉरिटी। क्वालिफाइड में और सस्पेंसिव में यही फर्क है। क्वालिफाइड में भी बिल वापस जाता है, पर उसमें क्या बोलते हैं, हायर मेजॉरिटी से इस बिल को पास करो, ये मुझे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से पास करके दो, ये बिल मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। यूएसए वाला। हमारे यहाँ पे क्या है, सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि एक बार इसको दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो एंड दैट्स इट। इसमें अगेन मैं आपको पार्लियामेंट में सारा कुछ रिपीट होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रेसिडेंट के पास ये वाली जो पावर है, ये किस केस में है, ऑर्डिनरी बिल के केस में। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल तो वैसे ही नहीं वो मना कर सकते, और मनी बिल जो है, ठीक है, इस बिल को भी, धन बिल जिसको एक बच्चा लिख रहा था कल, तो उस बिल को भी ये वो नहीं कर सकते, रिकंसिडरेशन के लिए नहीं भेज सकते, या उसको हाँ करेंगे या ना करेंगे। मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल में क्या फ़र्क है, ये सारा प्रोसेस दोबारा आएगा, तब आपको बिल्स भी बताऊंगा क्या होते हैं और प्रोसेस भी दोबारा रिपीट होगा। अभी के लिए यू शुड नो कि दिस पावर इज विद प्रेसिडेंट ओनली इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में भी क्या है, मान लो एक बिल है जो प्रेसिडेंट के पास चला गया, प्रेसिडेंट ने जरा कैसे कि ना हाँ करनी है ना करनी है, बस लटका के रखना है, तो वो अपनी पॉकेट में उस बिल को डाल दे। अब इसमें एक चीज याद रखना, ऐसा बोलते हैं कि द पॉकेट ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज वेरी लार्ज। इन अदर वर्ड्स, वो बिल जो पॉकेट बिल में डला है, वो बिल जो पॉकेट वीटो जिस पे यूज हुई है, वो कितनी देर पॉकेट में रह सकता है, फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। प्रेसिडेंट के ऊपर कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि ये पॉकेट में अगर आपने डाल दिया, इसके ऊपर आप कोई निर्णय ही नहीं ले रहे, तो ये क्या बात बनी, 2 महीने के अंदर निर्णय दो या 3 महीने के लिए अंदर निर्णय लो। देयर इज नो सच कंपल्शन। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह जी ने इस वीटो को यूज किया था। उसमें क्या होता है,
एक बिल आया था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल। राजीव गांधी जी सबकी चिट्ठियां पढ़ना चाहते थे कि कौन किसको क्या लिख रहा है। हम आपको यहाँ बहुत मिस कर रहे हैं और आशा करते हैं आप भी हमें मिस कर रहे होंगे। वो सब उन्होंने पढ़ना था। ज्ञानी जैल सिंह जी बोलते कि ना, ये बिल नहीं पास होएगा। अब इसमें भी वही चीज है, मान लो कोई बिल पास हो गया, बिल पास होकर प्रेसिडेंट साहब के पास है, एकदम से पीछे चुनाव हो जाते हैं, नई सरकार आ जाती है। नई सरकार आके प्राइम मिनिस्टर को बोल देते हैं, प्रेसिडेंट को बोल देते हैं प्राइम मिनिस्टर कि वो जो आपके पास बिल है ना, अपनी पॉकेट में डाल लो ना, उस पर हमें हाँ चाहिए ना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एडेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, तो उनको माननी पड़ेगी भाई। तो इसलिए वीटो पावर नहीं है ये। वीटो पावर में बंदा बोलता है आप कौन हो। जब भी आप किसी को ये बोलोगे यार तुम कौन होते हो बताने वाले, मेरी वीटो पावर है, सॉरी मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है, तो फिर आपकी डिस्क्रिशनरी पावर है। जब आप क्लियरली इन एनी केस ये बोल सको कि यार मेरी डिस्क्रिशन है, मैं करूँ ना करूँ। ठीक है, क्लियर, यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, किसको गवर्नर लगाना है, किसको गवर्नर नहीं लगाना, प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है। प्राइम मिनिस्टर साहब बोल देंगे इसको लगाना, इसको नहीं लगाना। प्रेसिडेंट साहब की डिस्क्रिशन नहीं है। प्रेसिडेंट, अभी तक आप याद रखना, मैंने एक जगह भी आपको ये नहीं बोला कि ये चीज प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशन है। ये कोई कारण है कि मैं आपको इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, अभी आप थोड़ी देर में देखना। ठीक है साहब। अब आती है बात कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। यहाँ पे तो उनके पास में नो वीतो कोरलियोनी हियर, कोई पावर नहीं है इनके पास में। प्रेसिडेंट बिल पे मैंने जैसे आज का लेक्चर शुरू होते ही बोला था, इंदिरा गांधी हैड सेटल दिस मैटर इन 24th अमेंडमेंट। क्या बोला उन्होंने 1971 में कि भाई राष्ट्रपति के पास में ऑब्लिगेशन है, इतने लोग स्पेशल मेजोरिटी से कोई चीज पास करके भेज रहे हैं, पागल नहीं है। हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, संविधान को चेंज करना ना चेंज करने की पावर इनके पास है, जिनको लोगों ने चुना है। सो ही मस्ट गिव हिज असेंट। ठीक है जी, चले आगे। नाउ इसके बाद तो आपको पहले वीटो पावर समझ आ गई, एब्सोल्यूट वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड क्वालिफाइड वीटो, जिसमें से लास्ट वाली क्वालिफाइड वाली इंडिया में नहीं है। और पहली तीन में भी क्या है, एब्सोल्यूट में बंदे ने क्लियरली ना कर दिया, मैंने भी इसको रोक लगा दी, विद होल्ड कर दिया, मतलब रोक लगा दी। सस्पेंसिव में वापस भेजा कि एक बार दोबारा देख लो, फिर वो बिल दोबारा आएगा उनके पास में। तीसरी है अपना ये पॉकेट वीटो, जिसमें उन्होंने अपनी पॉकेट में डाल लिया। None of the vetoes in general, veto power is not a discretionary power. Now coming back to the ordinance making power. Ordinance making power क्या है? ये भी एक बहुत खूबसूरत पावर है, आर्टिकल 123 में दी हुई है। आपका ना पार्लियामेंट बैठता है, दोनों हाउसेस बैठते हैं, लोकसभा राज्यसभा, लेट्स से फॉर 2 months। इसको हम क्या बोलते हैं, सेशन। फिर इनकी छुट्टी हो जाती है, सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाते हैं, वहां पे अपने क्षेत्र में जाइए और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाइए। तो जैसे रामाधर सिंह जी ने बताया था गैंग्स ऑफ वासेपुर में, वैसे सब अपने अपने क्षेत्र में जाके मनोबल बढ़ाते हैं। अब इस छुट्टी का मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है, 6 months। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। फिर दोबारा दूसरा सेशन शुरू हो जाता है। इसको ये जो 2 महीने हैं या 1.5 महीने या 2.5 महीने एज द केस में भी, इसको हम बोल रहे हैं सेशन बैठा हुआ है। और इसको बोल रहे हैं रिसेस। क्या बोल रहे हैं, रिसेस। अब लॉ तो इस टाइम में भी लाया जा सकता है या लाने की जरूरत पड़ सकती है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग संविधान ने एक ब्यूटी दी थी आपको कि जब पार्लियामेंट नहीं भी बैठा, सब लोगों को आप नहीं इकट्ठे कर सकते कि आओ जी दिल्ली पहुंचो, सारे लॉ लेके आना है। उस समय भी सरकार तो है ही है, सरकार क्या कर सकती है, ऑर्डिनेंस लेके आ सकती है। मतलब एक तरह की राष्ट्रपति ने एक रेगुलेशन पास कर दी, वो जो रेगुलेशन होगी वो सब काम कर सकती है जो एक ऑर्डिनरी लॉ कर सकता है। सारे काम संविधान नहीं संशोधन कर सकती, क्योंकि उसके लिए तो आपको प्रॉपर मेजॉरिटी चाहिए। ये जो ऑर्डिनेंस पास होता है, इसके पास वही पावर्स रहेंगी जो एक लॉ के पास रहती हैं, जिसको पार्लियामेंट पास करता है। ये कोई ऐसा नहीं है कि इन्फीरियर लॉ है, कल को आप बोलो कि जी मुझे सजा हो गई इस लॉ से, लेकिन ये लॉ तो ऑर्डिनेंस से पास हुआ था, पार्लियामेंट से तो पास ही नहीं हुआ ना। इसकी सेम सैंक्टिटी है, सब कुछ इसमें पूरा एकदम इसको प्रॉपर सिमिलर काइंड ऑफ रिगार्ड है। बट इसमें हो क्या जा रहा है कि जब ये 6 महीने पूरे हो जाएंगे, 1 6 months आर ओवर, अब क्या होगा कि ये ऑर्डिनेंस जो है
ये अब मैक्सिमम 6 वीक्स तक चल सकता है। तो जो मेन डिफरेंस है ना ऑर्डिनेंस में, वैसे 2-3 डिफरेंस है, कराऊंगा आपको अगेन पार्लियामेंट में, वैसे तो काफी डिफरेंसेस हैं, पर जो मेन डिफरेंस है ऑर्डिनेंस में और लॉ में वो क्या है, लॉ एक बार बन गया तो वो लॉ रहेगा जब तक कि या तो उसको रिपील ना किया जाए या लॉ ही किसी एक्सपायरी डेट के साथ ना आ रहा हो, लिख के ना आया हुआ हो। ऑन द अदर हैंड ऑर्डिनेंस कम्स विद द एक्सपायरी डेट। वो क्या है, 6 महीने के लिए, 6 हफ्ते के लिए, 6 महीने के लिए ऑर्डिनेंस चलेगा। उसके बाद हाउस ने तो बैठना ही बैठना है ना, उसके ऊपर तो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्शन है 6 महीने के अंदर दोबारा बैठने की। वंस हाउस बैठ गया उसके बाद मैक्सिमम 6 वीक्स तक ये ऑर्डिनेंस कंटिन्यू कर सकता है। 6 हफ्ते में वो उस ऑर्डिनेंस के ऊपर बोले कि यार ये हमको पास करना पड़ गया था, आओ एक काम करते हैं लॉ बना लेते हैं, या बोले यार ऑर्डिनेंस पास करना पड़ गया था, छोड़ो इसको कंटिन्यू नहीं करना, या तो ये करेंगे या तो इसको कंटिन्यू करेंगे लॉ बना के, या डिसकंटिन्यू कर देंगे, या फिर कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ नहीं करेंगे तो भी यहाँ से डिसकंटिन्यू हो गया। इसलिए एक ऑर्डिनेंस की अदरवाइज मैक्सिमम लाइफ कितनी है, 6 मंथ्स। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इन थ्योरी लाइफ कितनी हो जाएगी, 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स मैक्सिमम। ठीक, ये जो पावर है ये प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर होती है। अगेन क्या ऑर्डिनेंस लेके आना है क्या नहीं लेके आना, ये कौन बताएगा, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर जो भी बोल देगा राष्ट्रपति जी को वो ऑर्डिनेंस लाना पड़ेगा। लेट्स क्विकली हैव अ लुक। तो क्या है कि प्रेसिडेंट कैन इशू ऑर्डिनेंस जब या तो दोनों हाउस ना बैठे हो, क्योंकि आपको लॉ बनाने के लिए तो दोनों हाउसेस चाहिए, या फिर कोई एक हाउस भी ना बैठा हो, एक्सेप्ट व्हेन बोथ हाउसेस आर इन पार्लियामेंट। ठीक है, जब दोनों हाउसेस नहीं बैठे हुए तब क्या होएगा कि ये जो ऑर्डिनेंस पास किया जा सकता है, और ऑर्डिनेंस टेक इफेक्ट फ्रॉम द पावर फ्रॉम द इमीडिएट इफेक्ट। नाउ क्या हो रहा है, ऑर्डिनेंस की लाइक एसेट सेम ही फोर्स है, सेम ही इफेक्ट है, और ये सिर्फ उन्हीं विषयों को लेके ऑर्डिनेंस आ सकता है जिन विषयों को लेके पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। ये कॉमन सेंस ही है। अब ऐसा तो है नहीं कि मान लो पंजाब पुलिस है, पंजाब पुलिस पे पंजाब की विधानसभा लॉ बना सकती है, इंडिया का मान लो पार्लियामेंट नहीं बना सकता, और एक काम कर दिया जी, उनको लगा कि पार्लियामेंट तो लॉ नहीं बना सकता, हम करते हैं इसके ऊपर ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। नहीं, हर वो काम जो पार्लियामेंट कर सकता था वही काम अब ये कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस के थ्रू कर सकते हैं। बस इसमें आपको ये याद रखना है कि ऑर्डिनेंस के ऊपर भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन है जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर है। इसका मतलब जिस तरह से कोई एक्ट नहीं आपके फंडामेंटल राइट्स ले सकता, वैसे ही ऑर्डिनेंस कैन नॉट अब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आप ला सकते ऑर्डिनेंस के थ्रू। नाउ इफ पार्लियामेंट टेक्स, मैंने बता दिया आपको, पार्लियामेंट को अगर 6 से ज्यादा हफ्ते लगे तो फिर क्या होएगा, फिर ये कंटिन्यू नहीं रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट आर समन्ड टू रीअसेंबल ऑन डिफरेंट डेट्स, हाँ, द पीरियड ऑफ 6 वीक इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द ब्ला ब्ला ब्ला। नोट्स में पढ़ लेना, आपको बता देता हूँ है क्या। मान लो लोकसभा है और ये राज्यसभा है, इसको स्थगित कर दिया हमने 15 तारीख को, और ये 6 महीने बाद 15 तारीख को दोबारा बैठ रहा है। इसको हमने स्थगित किया 22 तारीख को, ये 6 महीने बाद 22 तारीख को दोबारा बैठ रहा है। अब जो आपने 6 हफ्ते काउंट करने हैं ना, वो ये जो बाद वाला है इसके बाद काउंट करने हैं, वो वाला हाउस। तो मतलब आपका पहला हफ्ता इधर से, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6वां, जो हाउस बाद में बैठता है उससे काउंट होते हैं। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नहीं है प्रीलिम्स के लिए, बस आपको ये पता हो कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में दी हुई है, और ऑर्डिनेंस के पास सेम फोर्स रहती है जो किसी भी ऑर्डिनरी लॉ में रहती है। अगेन ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। चलो अब मैं ना इसके ऊपर 1 मिनट आपको बता ही देता हूं। कभी भी कोई भी पावर आपने जो सोचनी है कि यार ये क्या प्रधानमंत्री उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है राष्ट्रपति की, तो आपने अपने आप को एक क्वेश्चन पूछना है कि क्या प्राइम मिनिस्टर है, क्या प्राइम मिनिस्टर जी जीवित हैं, एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। इफ द आंसर इज यस, देन प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर का आंसर वुड बी नो। जब हमारी कंट्री में कोई
प्राइम मिनिस्टर नहीं है। मान लो चुनाव हो गए और ना किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं आई, अब कौन है प्राइम मिनिस्टर? मान लो बीजेपी के भी 200 लोग आए हुए हैं, कांग्रेस के भी 200 लोग आए हुए हैं, निर्दलियों का पता नहीं उन्होंने कहाँ जाना है, सरकार बनाने के लिए आपको 273 चाहिए। अब आपको नहीं पता कि किसको बुलाया जाए, 200 बीजेपी के हैं, 200 कांग्रेस के हैं। आज प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि उसको राहुल गांधी को बुलाना है कि भाई आ जाओ दिखाओ आपके पास बहुमत है कि नहीं, कि उनको मोदी जी को दिखाना है कि भाई आओ दिखाओ आपके पास बहुमत है कि नहीं। पहली चीज ये, इस तरह की जो सिचुएशन होगी ना जब आपके पास प्राइम मिनिस्टर ही है नहीं, मान लो अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर की डेथ हो जाती है और उसके बाद में 4 लोग पहुंच जाते हैं कि जी लो मेरे पास में है सपोर्ट, मेरे साथ में एमपीज खड़े हैं, मेरे को प्रधानमंत्री बनाओ। अब प्रेसिडेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो उनको क्या करना है क्या नहीं करना। अदरवाइज जहां तक बात रहेगी नॉर्मल सिचुएशन की, वेन एवर प्राइम मिनिस्टर इज देयर, प्रेसिडेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस विल नॉट हैव एनी डिस्क्रिशनरी पावर। व्हाई? बिकॉज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है भाई, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब रहते हैं। ठीक। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने आपको बताया कि ऑर्डिनेंस से आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं अमेंड कर सकते, इट कैन नॉट बी इशूड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हमारा आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट की पावर, वो है पार्डनिंग पावर। इसको भी आपको बड़े आराम से समझना है, इस पे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। नाउ पार्डनिंग पावर का उद्देश्य क्या है कि कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक है या कोई भी इंडिविजुअल फॉर दैट मैटर जिसको भारत की न्याय प्रणाली में स्ट्रगल करना पड़ा है और उसके पास फिर भी न्याय का एक आखिरी दरवाज़ा खुला रहे, या किसी को उसके गुनाह के हिसाब से बहुत ज़्यादा सख्त अगर सज़ा मिल गई है तो उसको किसी टाइप की छूट, किसी टाइप की माफ़ी, क्षमा, मोहलत, निलंबन, कुछ भी बोलते हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा उसको मिले ताकि एक न्यायपूर्ण हमारा समाज बने। तो इसके लिए हमने ना एक पावर दी है प्रेसिडेंट जी को, वो है, उसको हम बोलते हैं पार्डनिंग पावर। आर्टिकल आपको याद रहना चाहिए। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, अदरवाइज अगेन ये पावर भी आपको याद रखनी है, ये भी मैक्सिमम आपको यू मस्ट रिमेंबर कि ये भी राष्ट्रपति जी का नाम लग रहा है। ठीक है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कन्हैया है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, उन्होंने बस बोल देना राष्ट्रपति जी को, सरकार ही माफ करती है लोगों को राष्ट्रपति जी के थ्रू। क्लियर? तो होता क्या है, 26 जनवरी की जो परेड होती है, कई बार 15 अगस्त को होता है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनमेट्स हैं, उनको माफ कर दिया जाता है। बड़े सारे लोग, अदरवाइज भी हो सकता है केस टू केस बेस पे, तो उनकी सजा माफ कर दी जाती है। तो है क्या आइडिया, क्या इसको समझो, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा। इस पे अगर क्वेश्चन आएगा, फ्री के नंबर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेसिडेंट के पास में पावर है पार्डन करने की, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, सस्पेंड, ये बड़ी भारी भरकम से वर्ड लिख दिए इन्होंने, पता नहीं क्या। इन सब का मतलब क्या है? माफी, छूट, मोहलत, क्षमा, माफ कर देना, छोड़ देना, लाइटर जगह पे ले जाना, ये सब इनका मतलब है। पर इसके ज्यादा आप इधर आओ, प्रेसिडेंट कौन से मैटर्स में पार्डन कर सकते हैं, किसी को माफ कर सकते हैं? पहली सिचुएशन, जब पनिशमेंट जो बंदे को मिली हुई है इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट अ यूनियन लॉ। कोई भी सरकार, यूनियन ने कोई लॉ लेके आया है, NS से रिलेटेड कोई लॉ आया है, एंटी टेररिज्म से रिलेटेड कोई लॉ आया है, उसमें किसी को भी पनिशमेंट मिली हुई है, या अदरवाइज भी कोई यूनियन का लॉ होना चाहिए, उसमें प्रेसिडेंट साहब पार्डन कर सकते हैं, माफी दे सकते हैं। सजा हो गई, बंदा पहले गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या स्पेशल कोर्ट बनी हो कोई भी सेशन, उसके बाद में हाई कोर्ट, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद में भी न्याय के दरवाजे खुले रहे, इसलिए यू हैव प्रेसिडेंशियल पार्डन। सेकेंड थिंग क्या है, ये आप याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही ये पावर है, जब पनिशमेंट और सेंटेंस इज बाय अ कोर्ट मार्शल। आर्मी के मुखिया कौन थे? सबसे ऊपर सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी, प्रेसिडेंट, इसलिए प्रेसिडेंट साहब के पास एक ये स्पेशल पार्डनिंग पावर भी है। और आखिरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है सेंटेंस ऑफ डेथ। ये वाली पावर को ना आप ऐसे समझो थोड़ा सा, सेंटेंस ऑफ डेथ को,
बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग जिनको ना क्या हुआ है कि उठा लिया किसी भी केस में, टेररिज्म से रिलेटेड, हर एक स्टेट में होंगे इंडिया में। अब ना वो 20 साल से, मान लो उनके ऊपर केस चल रहा है, 20 साल से वो जेल में है। 20 साल के बाद उनको ना हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट बोलती है हाँ जी हाँ बम ब्लास्ट हुआ था, प्रूव हो गया, इस बंदे ने किया था, प्रूव हो गया, मान भी रहा है मैंने किया था, हाँ जी, अब माफी भी मांग रहा है कि यार हो गया, तब यार मैं छोटा था, एग्रेसिव हो गया था, ये था वो था, कोई भी रीजन हो सकता है। नाउ आज 20 साल बाद आप उसको कैपिटल पनिशमेंट, फांसी दे रहे हो, तो उस बंदे को आपने ना 2 सजाएं दे दी, एक तो 20 साल की जेल हो गई और एक ऊपर से कैपिटल पनिशमेंट भी हो गई। इस तरह की बहुत चीजें होती हैं। उसके बाद में सर्कमस्टेंसेस भी चेंज हो जाते हैं, बड़ी बार सिचुएशन चेंज होती है, 20 साल में हमारे बड़े सारे पर्सपेक्टिव भी चेंज होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजों को हैंडल करने के लिए इन जनरल हमारे पास में रहता है प्रेसिडेंशियल पार्डन। नाउ डेथ सेंटेंस के लिए हमेशा ही कोई ना कोई एक हमें ट्राई करना है, डेथ सेंटेंस है ना जो, अदरवाइज भी हम मेंस में देखेंगे, होना क्या चाहिए कि कोई भी, अदरवाइज हमारे एक सर हैं, वेबसाइट पे भी उनकी फोटो लगी हुई है, आकाश सिंगला जी, झारखंड में IRS हैं, तो ही सेज वन थिंग दैट आई टोटली सपोर्ट, कि सजा की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। जब भी इंडिया में कुछ होता है ना, कोई भी रेप हुआ, कोई भी चोरी हुई, कोई भी इंडिया में कुछ भी हुआ, सजा की इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। अभी रिसेंटली कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार के तरफ से भी इस तरह की बातें आ रही थी कि पंजाब में ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप फांसी की सजा कर दो। अब क्या बोले जा रहे हो, इतने, जब वो कंट्री जहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस की इतनी प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पे झूठे केस बहुत ज़्यादा बन सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे इस तरह की हद से ज़्यादा प्रॉब्लम है कि कन्विक्शन रेट इतना कम है, आप 1000 बंदों को उठा लेते हो, उसमें से दो बंदे नहीं बाद में प्रूव होते कि गुनहगार थे, वहाँ पे आप सजाए मौत दे रहे हो किसी चीज़ के लिए, वो नहीं होना चाहिए। हाँ, होना क्या चाहिए, इसके बजाय अब आप खुद सोचो, कोई बंदा है, कोई भी बंदा है, वो ये नहीं सोचेगा कि अच्छा यार 20 साल की जेल है, नहीं यार अब नहीं मैं रेप करता, सजाए मौत नहीं, अब मैं रेप कर लेता हूँ, सजाए मौत है, नहीं अब नहीं मैं करता। जितना कर डरावा उस समय 20 साल की जेल का है ना, उतना ही सजाए मौत का है। इनफैक्ट 20 साल की जेल वाला फिर बोल देगा मेरे को टांगी दो, मैं कहाँ रहूंगा वहाँ 20 साल। ठीक है, तो कहने का भाव क्या है, लीगल सिस्टम में आपको क्या करना है, जनता को बूढ़े नहीं कर देना, बस वो कोर्ट के धक्के खाते रहे, कोर्ट के धक्के खाते रहे, ना दूसरे बंदे को न्याय मिल रहा है, जिसको आपने उठाया है, जिसके ऊपर केसेस है, चाहे वो सही था चाहे वो गलत था, और ना उसी का कुछ हो रहा है ना दूसरे का ही कुछ हो रहा है। तो स्पीडी जस्टिस एंड प्रोपोर्शनेट सजा, प्रोपोर्शनेट को कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन डिसप्रोपोर्शनेट सजा बढ़ा दी और उसका कोई लेना देना है नहीं। ये एक डेमोक्रेटिक रूल बेस्ड सोसाइटी में ठीक नहीं है। तो खैर, इसीलिए ना हम ये मान के चलते हैं, आपको याद है पहली क्लास मैंने बोला था कि सरकार बनाई क्यों है, सब लोग इकट्ठे हुए थे कि आओ यार सरकार बनाए, इसलिए थोड़ी बनाई थी कि फिर बाद में हमारी तुम लाइफ ले लिया करना। वर्स्ट सिनेरियो में जहाँ पे सरकार के पास कोई वो नहीं है, चारा नहीं है, वहाँ पे आपके पास डेथ सेंटेंस होने चाहिए। यूएसए इतनी बड़ी डेमोक्रेसी बनता फिरता है अपने आप में, दुनिया भर के बंदे टांग देता है हर साल, तो यूएसए भी इसलिए बड़ा मतलब सिली ही लगता है बहुत दुनिया को। तो अब क्या है भाई, सुनो, ये जो प्रेसिडेंट साहब की पार्डनिंग पावर है, लेकिन ये जुडिशरी के अंडर नहीं आ रही कि जैसे आपने बोला कि जी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अब फिर प्रेसिडेंट। नो, जुडिशरी अलग है, ये तो एग्जीक्यूटिव हैं प्रेसिडेंट साहब, तो इनकी एग्जीक्यूटिव पावर है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर है क्या पार्डनिंग पावर? वो बोलती है यही दो चीजें कि पहला तो हर बंदे के लिए करेक्ट जुडिशियल कोई एरर हो जाए उसके लिए द्वार खुले रहे। अब ना आज के लेक्चर का स्कोप नहीं है, नहीं तो इतने सारे केस खुले जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से, अगेन ट्रांसपेरेंसी, और पेपर पे जब मैं आपको मेंस के लिए लिखाऊंगा तो इनके नाम लिख के आने, अपने विचार लिखाने अकॉर्डिंग टू मी, ऐसे नहीं करना। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के परसेप्शन इंडेक्स के हिसाब से इंडियन जुडिशरी इज द सेकंड मोस्ट करप्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आफ्टर इंडियन पुलिस। ठीक, जो हमारी वो है। तो अगर ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है, उसमें आप ये, अब नॉट नेसेसरली व्हेन दे से करप्ट किया बस जज सारे करप्ट है, उनका मतलब है कि सिस्टम ऑफ जस्टिस में बहुत सारे लैकुना है, उसमें आप हमेशा ये ट्राई करोगे कि कोई भी जुडिशियल एरर हो जाए उसके लिए डोर ओपन रहे हमेशा, ऑपरेशन ऑफ लॉ। दूसरा क्या है कि अगर
प्रेसिडेंट साहब को लग रहा है कि किसी को भी अनड्यूली हार्श सजा मिली है तो उसके लिए भी कोई ना कोई प्रावधान रहे। नाउ अब होता क्या है पार्डनिंग में, ये चीजें आपको हल्की सी याद करनी है। सबसे पहले पार्डन, इसका मतलब क्या है? माफी। जब राष्ट्रपति महोदय किसी को पार्डन करते हैं तो वो क्या मतलब होता है उसका? कि जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, कंप्लीटली एब्सॉल्व्स द कॉन्विक्ट, पूरा फ्री कर दिया, बेगुनाह भी उसको बोल दिया इसकी गलती भी नहीं है, पूरे इसका माफ किया गया, ऐश करेगा, इसके सारे सेंटेंसेस, पनिशमेंट, डिस्क्वालिफिकेशन सब कैंसल, जिसको बोलते हैं ना कि भाई बिल्कुल बाइज्जत बरी हो गया, पार्डन। दूसरा है कॉम्यूटेशन। कॉम्यूटेशन को आप ऐसे समझो कि आप किसी, हम कॉम्यूट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, बोलते हैं ना अरे मैं कॉम्यूट कैसे करते हो भाई, बस में कॉम्यूट करते हैं, ट्रेन में कॉम्यूट करते हैं, ऐसे कॉम्यूटेशन आप ये मान के चलो कि आप किसी भी मुश्किल जगह से लाइट जगह पे ही जाना चाहोगे, कॉम्यूटेशन भी यही है। जब कोई भी, मान लो आप ये मान के चलो, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक कॉन्विक्ट है वो हायर पनिशमेंट से लाइटर पनिशमेंट की तरफ कॉम्यूट कर गया, ट्रेवल कर गया, सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म, सख्त पनिशमेंट की जगह पे राष्ट्रपति जी ने माफ करके उसको लाइटर पनिशमेंट दे दी। फॉर एग्जाम्पल फांसी की सजा हुई थी, आजीवन रिगरस इम्प्रिजनमेंट कर दी। रिगरस इम्प्रिजनमेंट में क्या फर्क होता है? आपको काम भी करना होता है, जो कठोर कारावास होता है उसमें आपको काम भी करना होता है, तो रिग्रेस वो दे दी। या फिर किसी को पहले कठोर कारावास मिला हुआ था उसको सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे दी, उसको काम करने की जरूरत नहीं है। ठीक। तीसरी आ गई आपके पास में रेमिशन। रेमिशन मोहलत टाइप कोई चीज लगा लो, ठीक है, या छूट इज अ बेटर वर्ड। छूट में क्या है कि पीरियड जो है ना, टाइम, वो कम कर देते हैं। मतलब क्या है? कैरेक्टर नहीं चेंज हुआ, कॉम्यूटेशन में कैरेक्टर चेंज हो गया था, फांसी की सजा को कारावास बना दिया, या कारावास को, रिगरस इम्प्रिजनमेंट को और लाइटर इम्प्रिजनमेंट बना दिया। यहाँ पे कैरेक्टर नहीं चेंज किया, रेमिशन ने क्या किया? पीरियड कम। फॉर एग्जाम्पल किसी को 2 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट हुई थी तो उसको क्या कर दिया राष्ट्रपति जी ने? 1 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट। ठीक। होता है ना ऐसे कि कई लोगों को, जैसे मान लो 5 साल की सजा हुई है लेकिन वो 3 साल में बोलते हैं फ्री हो गए, फिर कई लोग ऐसे बोलने लग जाते हैं कि जेल में दिन रात काउंट होता है, ये वो यही सब है, पार्डन्स ही हैं सारे। ठीक। नेक्स्ट, रिस्पाइट। रिस्पाइट का मतलब क्या है कि कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस आ गए, ठीक है, इसकी वजह से आपने क्षमा कर दिया। कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस क्या है? कोई फिजिकल डिसेबिलिटी आ गई, कोई बंदा था उसको सजा हुई थी लेकिन फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, या प्रेगनेंसी हो गई, या थी कॉन्विक्ट, या कुछ भी ऐसा जगह है, लेसर सेंटेंस देना इंस्टेड ऑफ ओरिजिनली जो उसको मिला था, ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट्स, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिस्पाइट। एंड लास्ट, रिप्राइव। रिप्राइव में क्या है? स्टे लगा देना टेम्परेरी पीरियड के लिए। मान लो कोई स्पेशल फैक्ट आए, ज़्यादातर ये डेथ पेनल्टीज में होता है। अपना दिल्ली बम जो केस था, और जो इधर था सेक्टर 17 बॉम्ब केस था, जो उससे रिलेटेड जो थे केस जिन पे चल रहे थे उनको रिप्राइव किया गया था अभी कुछ साल पहले। तो वो यही है कि डेथ पेनल्टी है लेकिन उसको क्या कर दिया? स्टे लगा दिया कि नहीं, अभी नहीं दे रहे। ठीक है, क्लियर? सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पार्डनिंग पावर। सबसे पहले अब आपको ये समझ आ गया प्रेसिडेंट का कि प्रेसिडेंट कौन कैसे इलेक्ट होता है, कल की क्लास से कैसे हटता है, रिमूव कैसे होता है, इम्पीच कैसे होता है। दूसरी चीज रिमूवल और इम्पीचमेंट पे आऊंगा मैं। तीसरी चीज क्या है, आपको ये पता लग गया कौन बन सकता है, क्या क्वालिफिकेशन है, वो सारा कुछ क्लियर था। पावर्स में अब लेजिस्लेटिव पावर क्लियर है, समन कर सकता है, प्रोरोग कर सकता है, हाउस को मैसेज भेज सकता है, बोल सकता है भाई इस बिल को देख लो जरा, प्राइम मिनिस्टर से भी पूछ सकता है कि भाई बताओ क्या चल रहा है इस बिल का। एग्जीक्यूटिव पावर पता लग गई। एग्जीक्यूटिव पावर में जो आपको कॉन्सेप्ट यू मस्ट अंडरस्टैंड वाज प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? जब भी वर्ड पढ़ोगे प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, क्या चलाना है मन में कि नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। हर वो बंदा who is holding his office with the pleasure of the president can be removed any time। कोई दोनों हाउसेज में बिल्स नहीं पास होंगे उसको रिमूव करने के लिए। ठीक, वो भी समझ आ गया। ये वाली पावर भी समझ आ गई। मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर,
पार्डनिंग पावर, ऑर्डिनेंस पावर, वीटो पावर, ये सब समझ आ गई। अब हम आते हैं आखिरी की एक आधी पे। उससे पहले एक चीज देख लेते हैं कि इनका प्रधानमंत्री के साथ में कैसा रिलेशन है। अगेन अगला टॉपिक हमारा वाइस प्रेसिडेंट के बाद प्राइम मिनिस्टर होगा, तो इसको दोबारा विजिट करेंगे। आर्टिकल 74 ये क्या बोलता है? प्रेसिडेंट शैल एक्ट, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। 42nd अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी जी ने बोल दिया कि भाई सुनो बात, प्रधानमंत्री सब कुछ है, उनके हिसाब से आपने एक्ट करना है। इस चीज को जो इंदिरा गांधी जी ने किया, हल्का सा डाइल्यूट किया जयप्रकाश नारायणन जी ने 44th अमेंडमेंट में। वो क्या बोलते? वो बोलते कि जब भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर राष्ट्रपति को कोई एडवाइस देंगे, वो एक बार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं राष्ट्रपति महोदय कि जी इसको दोबारा देख लो। बट अगर उन्होंने बोल दिया कि सर देख के ही तो बताया है, तो बस बात खत्म। प्रेसिडेंट कैन आस्क काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस वंस, एक बार नहीं मानी तो बस फिर फाइनल है। तो राष्ट्रपति जी इज बाउंड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं। ठीक, एक पावर जो बार बार मैं बात कर रहा हूँ डिस्क्रिशनरी पावर, वो बस मैंने यहाँ बात की है। पेपर में अपने दिमाग के घोड़े ना दौड़ाना यार, ये वाली पार्डनिंग च भी डिस्क्रिशन हो तो सकती है, वीटो च भी इदा तो हो ही सकता है। मैं आपको फिर इतना एक्सप्लिसिटली ना पढ़ाऊँ, या मतलब कंपार्टमेंटलाइज करके यहाँ पे डिस्क्रिशन आती है बस। वो डिस्क्रिशन क्या है? प्रेसिडेंट हैज नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन बट हैज सिचुएशनल डिस्क्रिशन, मतलब परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होगी जहां पे राष्ट्रपति को अपनी मर्जी से काम करना पड़ेगा। संविधान कहीं नहीं बोल रहा कि भाई आप अपनी मर्जी से बात कर लेना। कौन सी सिचुएशन है वो, जो मैं पहले बोल के हटाऊं? प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना है जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में। क्लियर मेजोरिटी है नहीं, दो पार्टियां 150 बंदे लेके आ गई या तीन पार्टियां 150 बंदे लेके आ गई, तो अब क्या करना है? ठीक है, या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हैं ऑफिस में, उनकी एकदम से डेथ हो जाती है और उनका अगले बंदे को लेकर सहमति नहीं बन रही। अब क्या है ना, वहां पे तो इजी था, कांग्रेस में नेहरू जी की डेथ हुई तो उसके बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोल दिया शास्त्री जी के लिए, शास्त्री जी के बाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बोल दिया इंदिरा जी के लिए, और फिर राजीव जी के लिए, और इस तरह से चलता रहा। अब जब नॉन कांग्रेस की ऐसे क्लियर सरकारें बन रही हैं, अगर खुदा ना खास्ता कभी आपके कोई भी बड़े लीडर के साथ ऐसा कुछ हो जाए, अगला सक्सेसर कौन है? यहाँ पे अब राष्ट्रपति जी को अपनी डिस्क्रिशन यूज करनी पड़ सकती है, प्रोवाइडेड 4 बंदे वहां पे आ जाएं कि मैं बनूंगा, ये देखो मेरे साथ में सारे एमपीज खड़े हैं। पर उसमें भी ये ऐसा नहीं करेंगे राष्ट्रपति जी की उनको लगे कि यार अब जब वैक्यूम क्रिएट हुआ ही है तो ना एक मेरा कजन है मैं उन्होंने बढ़ा देता है। ऑफ कोर्स इट गोज विदाउट सेइंग कि उन लोगों में से ही डिस्क्रिशन राष्ट्रपति जी अपनी एक्सरसाइज करेंगे जो कुछ सेंसिबल अपनी वो रखेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। नेक्स्ट सेशन चल रहा है लोकसभा में, किसी पार्टी ने अपना वो ले लिया वापस, सपोर्ट वापस ले ली और सरकार गिर गई, सरकार के पास वोट ही है नहीं, मेजोरिटी है नहीं। अब डिसमिस करनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, वो कर देंगे राष्ट्रपति जी। सिमिलरली मतलब बेसिकली यही, जब भी कॉमन सारी चीजों का तोड़ ये निकल के आता है कि व्हेन एवर यू डोंट हैव अ प्राइम मिनिस्टर, व्हेन एवर यू डोंट हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट कैन डिसाइड कि अब मैंने क्या करना है। एवरी टाइम यू हैव अ प्राइम मिनिस्टर और अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ही इज बाउंड बाय दिस एडवाइस। और ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म में शुभ होता है, अच्छा होता है। राष्ट्रपति आपका थोड़ा नॉमिनल हेड है, प्रधानमंत्री के पास सारी पावर होनी चाहिए। हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग जो किया था, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, तो उसमें आपने एक चीज देखी थी, नॉर्मली जब कोई बिल आता है पार्लियामेंट में, उसके ऊपर डिस्कशन भी हो रही है, डिबेट भी हो रही है, ऐसे करके और शोर भी मचा रहे हैं, लोगों को भी पता लग रहा है, मीडिया में भी बहुत कुछ आ रहा है, और फिर बिल पास हो रहा है। लेकिन ऑर्डिनेंस में क्या था, सेशन तो बैठा ही नहीं था, बस एक साइन किया और लॉ पास हो गया और वो चलता रहा। उस लॉ में पावर भी उतनी ही है जितनी कि एक ऑर्डिनरी बिल में है, उस ऑर्डिनेंस में पावर भी उतनी है जितनी एक ऑर्डिनरी लॉ में है। तो इस चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, इंपॉर्टेंट केस है DC वाधवा केस 1987, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि यार तुम ये नहीं करोगे, लेकिन कि काफी मतलब स्ट्रॉन्ग वर्ड से बोला था कि ये नहीं है कि एक ऑर्डिनेंस ले आए, 6 हफ्ते और चलता रहा, वो चल 1 महीने रुक जाते हैं, फिर दोबारा ऑर्डिनेंस ले आए, फिर रुक गए, फिर दोबारा ऑर्डिनेंस ले आए।
बिल को पास करके राष्ट्रपति के पास भेजना है, राष्ट्रपति उसको लॉ बनाएगा। ये जो तरीका है ना कि पार्लियामेंट को स्किप करने का, बाईपास करने का ऑर्डिनेंस के थ्रू, ये तो मतलब डेमोक्रेसी का मजाक है। वो बोलते हैं कि रीप्रोमulgation को अगर आप ऐसे करते रहोगे, ना उसका कोई टेक्स्ट चेंज किया, ना ऑर्डिनेंस का कोई टेक्स्ट चेंज किया, ना कोई स्कोप चेंज किया, उसी को अगर आप बार बार लेके आई जाओगे तो इट विल अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट विल बी लायबल टू बी स्ट्रक डाउन। ठीक, तो इसलिए आपको ये पता हो कि ऑर्डिनेंस बार बार इस तरह से अगर आए तो उसकी जुडिशियल रिव्यू में स्ट्राइक डाउन हो सकता है वो लॉ, नॉट बिकॉज उसके अंदर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल लिखा हुआ है, बट बिकॉज दिस वेरी प्रोसेस बिकम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसको मैं बस आपको यहाँ पे हल्का सा जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि ये तो हमारा 18th पार्ट में डिटेल में ही करना है। वो है राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर्स भी हैं। हमारी कंट्री में 3 टाइप की इमरजेंसीज लग सकती हैं। अभी हम उनमें जाए बगैर बस ये लाइन आप देख लो कि प्रेसिडेंट हैज द पावर टू प्रोक्लेम द इमरजेंसी एंड टू टेक अप्रोप्रिएट स्टेप्स फॉर मीटिंग्स ऑफ द इमरजेंसी। इमरजेंसी भी लगाएगा कौन, वो अलग बात है, राष्ट्रपति जी उसको अनाउंस करेंगे। तो कौन लगाता है इमरजेंसी? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट रूल भी ऐसे वाले वर्ड्स भी यूज होते हैं। तो ये इनकी पावर्स हैं। ये मैंने सिर्फ नाम भी क्यों बताया, फिर आपको मैं इतना भी ना बताता, वो इसलिए कि अगर यही एमसीक्यू आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर, दिस पावर, दैट पावर, तो वो सारी आप टिक करोगे कि हाँ जी ये पावर्स हैं। विच ऑफ दीज आर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, उसमें सिर्फ आप बस ये वाली बस कि भाई किसको प्रधानमंत्री बनाना है यही चूज कर सकते हैं वो, कि सरकार गिरानी है, बस सरकार के पास बहुमत नहीं है, अब क्या करना है, चुनाव घोषित करने हैं कि किसी और को बोलना है कि तुम दिखा दो अपनी सरकार, बस यही कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज उनके पास ये सारी की सारी पावर्स हैं। तो दिस वाइंड्स अप आवर प्रेसिडेंट। थैंक यू सो मच। अब हम शुरू करते हैं आगे वाइस प्रेसिडेंट, होपफुली इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है।